तो हम लोगों ने मंगल पे खत्म किया था। अभी वीनस से स्टार्ट करते हैं। अब वीनस जो है वो ब्यूटी का कारक है, वो पैसे का कारक है, लग्जरी का कारक है। ठीक है। और वीनस जो है ये लड़कियों से जुड़ा गया है, मतलब फीमेल जेंडर से जुड़ा गया है। और हम सबको पता है कि फीमेल जो है ना उनके नखरे बहुत होते हैं। ठीक है। तो वीनस आपके कुंडली में जिस भी हाउस में बैठेगा, उस हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट होगा, उस एट्रीब्यूट को लेकर आपके अंदर नखरे बहुत होगा। ठीक है। तो अगर किसी के वीनस फर्स्ट हाउस में होगा ना, तब देखोगे ऐसा व्यक्ति जो है उस देखने में सुंदर तो होगा, लेकिन ब्यूटी जो चीजें है ना वो सिर्फ देखने का नहीं होता है। ब्यूटी जो होता है ना वो कभी कभार ना महसूस करने का भी चीजें होता है। इसीलिए आप देखोगे कोई कोई व्यक्ति जिनके वीनस फर्स्ट हाउस में होते हैं, वो देखने में इतना खूबसूरत ना हो, लेकिन इनके जो पर्सनैलिटी होते हैं, इनके ड्रेसिंग सेंस जो होते हैं, इनके बात करने के तरीके जो होते हैं, लोगों के साथ डील करने का जो तरीका होता है, वो बहुत ही प्यारा होता है, जिसके कारण लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे वीनस जिस भी कुंडली में जिस भी घर में बैठेगा उसको लेके आपको नखरे बहुत होगा। ठीक है। अब किसी का अगर सेवेंथ हाउस में है तो समझिए उसको स्पाउस कैसा मिलेगा। ठीक है। नखरे वाला मिलेगा। इसीलिए लड़की जो होता है ना जनरली बहुत नखरे करते हैं, क्योंकि वो वीनस का रूप है। और वीनस नखरे करते हैं, क्यों नखरे नहीं करेगा आप सोचिए। जो एक खूबसूरत का कारक है, ब्यूटीनेस का कारक है, नाजुक है। ठीक है। जहां पर भी जाता है लोगों का एक समा बना देते हैं, तो नखरे तो रहेगा ही ना। ठीक है। अब देखो वीनस अगर सेकेंड हाउस में होगा ना, तो इनके मम्मी बहुत नखरे करेंगे, या मम्मी के साथ बहुत नखरेबाजी चलेंगे इनका। अगर वीनस नाइन्थ हाउस में होगा तो पिताजी बहुत नखरे वाला होगा, या पिताजी के साथ जो रिलेशन है ना वो बहुत नखरे वाला रिलेशन होगा। आप देखना। आप जिन जो जो क्लास में अटेंड है उनमें से कोई एक बता दीजिए वीनस किसके किस हाउस में है। एक बार देखते हैं। मेरा 8th हाउस में है। जी। केपी में 7th। केपी में सेवेंथ हाउस में है, तो हस्बैंड हाँ। बहुत नखरे वाली होगा, या हस्बैंड के साथ आप बहुत नखरे करते होंगे बच्चों की तरह, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा, क्या ऐसा है। हम्म, हाँ सर ऐसा है। जी। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, वीनस प्यार का कारक है, वो प्यार का कारक है, तो हमें उस जगह से प्यार चाहिए। और जिससे हमें प्यार चाहिए उससे हम लोग बहुत ही बच्चे की तरह बिहेव करते हैं उन लोगों के साथ। तो इसी सर तरह किसी का अभी देख। 5th हाउस में होता है तो 5th में। तो फिफ्थ हाउस में होगा, तो या तो उनका जितने भी बच्चे होंगे बहुत नखरे वाले होंगे, या वो लव लव लाइफ को लेके बहुत नखरे होंगे। तो अभी जो फिफ्थ हाउस है ना वो प्यार का घर देखते हैं, मतलब लव अफेयर्स को देखते हैं। अब देखिए लव हम्म। अफेयर्स जो है ना वो सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच में सीमित कर दिया, लेकिन लव जो है ना, प्यार जो है ना वो हर किसी से हो सकता है। तो उनके प्यार में एक हम्म। नखरे रहेंगे उस व्यक्ति का। ओके। जिसको भी दिल से चाहेगा उसको मतलब एक बच्चे की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन जिसको चाहेगा नहीं तो चाहेगा ही नहीं, उससे बनेगा ही नहीं, ऐसा होगा। ओके। ठीक है। आपके वीनस, अब मान लीजिए वीनस आपके सेकंड हाउस में हो, तो पैसे को लेके बहुत नखरे करेंगे आप, आपके फैमिली को लेकर बहुत नखरे करेंगे। ओके। लेकिन हाँ वीनस क्या है, वीनस एक लग्जरी का कारक है, वीनस पैसे का कारक है। तो जहां पे भी बैठेगा ना उस घर से आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा ये वीनस। हम्म। इसीलिए कहते हैं जिनके सेवेंथ हाउस में वीनस होते हैं, मैरिज के बाद उनका लाइफ में बहुत मतलब लग्जरी ऐड हो जाता है। यही फैक्ट है। तो इसमें ना कभी भी ये मत देखिए कि ये चीज खराब है या अच्छा है या बुरा है। इसलिए ना वो जो डराने वाला जो एस्ट्रोलॉजी करता है ना, डराने का एस्ट्रोलॉजी खत्म आज से।
हमें बस कॉम्बिनेशंस को यूज करना है, और जिस तरह से कॉम्बिनेशंस बना है ना, अगर हम उस तरह से काम करते रहे, तो वो जो कहते हैं ना कि चंद्र केतु बैठा हुआ है, शनि सूर्य बैठा है, निगेटिव फल देगा, देता है। आपको एक लाइफ में हार्डशिप लाके देगा, एक संघर्ष लाइफ देगा। क्यों देता है पता है आपको? वो देता है इसीलिए ताकि आपका लेवल अप हो। इसीलिए आप देखना, जितने भी लोग अक्सर लोग कहते हैं मेरे कुंडली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, जितने भी लोग आज के दुनिया में, जितने भी आप कहो, जो बड़ा कुछ करा है अपने लाइफ में, बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है, उनके कुंडली हमेशा ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशन से मिलेगा। क्योंकि जो प्लेनेट बहुत अच्छा होके बैठा है, उच्च होके बैठा है, वो प्लेनेट बहुत ही कंफर्ट जोन में है। उसे उसे अच्छा घर मिल गया, खाने का जगह मिल गया, रहने का जगह मिल गया, तो कौन करे बेकार का मेहनत? आप बताओ, कौन करे बेकार का मेहनत? अब मेहनत तो वो करेगा ना जिसे गड्ढे में फेंक दिया, अब तो गड्ढे से निकलना है, तो मरोगे आप। तो इसीलिए आपके लाइफ में इतना संघर्ष आ रहा है ना, तो हमेशा ना भगवान का थैंकफुल रहो आप। लोग कहते हैं ना जिंदगी में खुशी बहुत है तो थैंकफुल रहो, नहीं। आपके पास खुशी आया, वो आपके कर्मों की वजह से आया है। लेकिन दुख जो आता है ना, वो भगवान की मर्जी से आता है। और आपका तो ना, भगवान क्यों दुख देगा हमें? भगवान दुख देना नहीं चाहता। भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता है। बट वो चाहता है कि जो जिस बंदे को मैंने चूज करा ना, उसको एक लेवल में बिठाऊं मैं उसको। और जब उस लेवल पे बैठना है ना, तो उसके अंदर ना वो ढीठ होना चाहिए। एक राजा अगर इमोशनल होगा तो क्या वो राजा बन पाएगा? नॉट पॉसिबल। वो पूरा राज्य को डुबा देगा। तो उस राजा को इमोशंस इमोशनल नेचर को हटा के उसे अगर ढीठ बनाना है, तो उस व्यक्ति को कितना टॉर्चर करना पड़ेगा जब जाके वो ढीठ बनेगा। तो यही है। अब कभी देखना, शनि का हिस्ट्री पढ़ना, प्लेनेट शनि का। अब प्लेनेट शनि का मतलब वो शनि ग्रह के बारे में नहीं, जो हमारे प्लेनेट का जो शनि ग्रह का साथ जो उसका लाइफ में घटा है, उसके साथ जो जो चीजें हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसको क्यों ऐसा, मतलब उसके बाद जाके वो कर्म, मतलब न्यायाधीश बना, वो कर्मदाता बना, कर्म फलदाता बना। इतना बड़ा पोर्टफोलियो सोचिए। 9 के 9 प्लैनेट में से 8 प्लैनेट के पास कुछ वो देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। वो आपको तभी दे पाएगा जब शनि बोलेगा हाँ दे दो। तो सोचिए शनि को कितना बड़ा पोस्ट दिया गया है। और लोग दिन भर शनि को गाली देते रहते हैं, शनि खराब है, शनि का दशा महादशा आ गया, शनि का कुछ आ गया, लोग डरा रहे हैं। डरना, अब आप कर्म अच्छा नहीं करोगे तो शनि का तो चुमा देगा क्या बैठ के? वो तो चंद्र करेगा, मम्मी, वो माता है। वो गलती भी करे तो बच्चे की गलती उसको नजर में नहीं आता है। जो गांधारी ने अपने आंख ढक ढक लिया था, अपने बच्चों का गलती दिखाई नहीं दे रहा था उसको, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर हर प्लेनेट अपना आंख छुपा ले तो कैसे होगा? तो शनि ना तो वो बुरा है, ना तो वो अच्छा है। वो बस आपके कर्म का लेखा जोखा करेगा, और जो बनना है उसको दे देगा, बस खत्म काम। तो ऐसा नहीं कि शनि आ गया तो आपको दुख देगा ही देगा, नहीं। लोग क्यों कहते हैं शनि दुखों का कारक है? क्यों कहता है शनि आपके कुंडली में बीमार का कारक है? शनि आपके कुंडली में पेन एंड सफरिंग का कारक है। देखिए, उसके पास पेन एंड सफरिंग का कारक तो है, लेकिन उसके हाथ में लग्जरी भी तो है, उसके हाथ में पैसा भी तो है। अब देखो, अगर आपको पनिशमेंट देना है, तो या तो बीमार देगा, या एक्सीडेंट करवाएगा, या आपको कोई चोट पहुंचाएगा, आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट डाल देगा। तो वही तो करना होगा ना, वही तो देगा ना, तो और क्या देगा एक्स्ट्रा? इसलिए ना शनि को उससे जोड़ देना अच्छी बात नहीं है, ये गलत चीज है। प्लेनेट से प्यार करना सीखना है हमें, हम एस्ट्रोलॉजर है। और जो लोग कहते हैं ना शनि राहु मंगल केतु क्या हो गया, हाँ वो है, उसका नेचर है, लेकिन उसको नेचर ने भगवान बनाया क्यों, आप बताओ? अगर राहु केतु शनि मंगल इतना ही खराब है, तो भगवान को क्यों जरूरत था वो बनाने का? अगर भगवान ने बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा उनको। और भगवान के बनाए हुआ चीजों को हम सवाल नहीं करते कभी। नेवर क्वेश्चन ऑन व्हाट गॉड हैज मेड फॉर यू। और जो आपका कुंडली बना है ना, हम कहते हैं ना,
हमारे कुंडली में इतना खराब कॉम्बिनेशन क्यों आया है, हमारे एक लाइफ में क्यों, ऐसा सवाल नहीं करते, बहुत खराब बात है। इसीलिए रेमेडी काम नहीं करता, इसीलिए हम लाइफ से उभर नहीं पाते, क्योंकि जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है वो भगवान ने ही तय करके रखा है कि ऐसा होना है। ठीक है, वो कैसे तय किया? वो तय किया है आपके चार्ट को बनाकर, कि आपका चार्ट ये रहा, आपके प्लेनेट इधर बैठा, ये कॉम्बिनेशंस है, ये कॉम्बिनेशंस है, इस तरह से आपको होगा लाइफ में। अब वो क्यों होगा, उसको कैसे एडजस्ट करें, उससे कैसे अलाइन करें अपने आप को, उसको कैसे पकड़ के आगे चले, वो ही सिर्फ काम है एस्ट्रोलॉजर का, दैट्स इट। एस्ट्रोलॉजर का काम नहीं है किसी की किस्मत को बदल देना, और वो बदल सकता नहीं है। लोग कहते हैं ना ये कर लो बदल देंगे, मैं मान ही नहीं सकता। आप देखो ना कितने एस्ट्रोलॉजर के पास गए, किसका लाइफ बदला है, किसका नहीं, हो नहीं सकता। किस्मत बदलने का हक, या आप कह सकते हो हक तो छोड़ दीजिए, किस्मत बदलने का पावर किसी के पास नहीं है। वो भगवान ने जो आपकी कुंडली बना के भेज दिया तो भेज दिया, बस खत्म काम। हमें बस अभी जर्नी तय करना है अपना। ठीक है, राहु से स्टार्ट हो गया, केतु में खत्म हो जाएगा अब। बस हमें क्या है, एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, देखो आपको जाना है दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से हरियाणा जाना है बाय रोड। अब ये जो सड़क है ये फिक्स्ड है, आपको यहां से स्टार्ट करके डेस्टिनी यहाँ पे खत्म होगा ही होगा। बस एस्ट्रोलॉजर का काम क्या पता है, ये जो रोड है, ये जो रास्ते, जिस रास्ते को ट्रेवल करोगे, इस रास्ते को मैं स्मूथ बना के दे दूं, जितने भी गड्ढे हैं वो अपने कॉन्ट्रेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देकर उस रास्ते को ठीक करवा दूं, बस इतना ही काम होता है एस्ट्रोलॉजर का। अगर किसी को चमत्कारी रिजल्ट देके रातों रात अगर अमीर बना सकता, तो मैं अमीर नहीं बन जाता। मैं यहाँ पे 12-13 हजार रुपया लेके आपसे क्या क्लास करवाता आप लोगों को, आप खुद सोचिए ना। क्या मैं 500 रुपया लेके कुंडली एनालिसिस करता? नहीं। हाँ, मेरे कुंडली में बना है कि एस्ट्रोलॉजी करके ही तुम कमाओगे, तुम एस्ट्रोलॉजी करके ही कमा रहा। अब इस एस्ट्रोलॉजी को कितने लेवल तक लेके जाओ, कितने ऊपर तक लेके जाओ, कितना इस चीज को मैं एक्सपांड करूँ, मेरे हाथ पे, वो मेरा कर्मा है। अब भगवान ने सोर्स दे दिया कि एस्ट्रोलॉजी करके कमाओगे, कैसे पता चला? वो सिखाएंगे आप लोगों को। लोग कहते हैं ना कि 10th हाउस से हमें पता चलता है हमारा कर्म, 10th हाउस से कभी हमारा कर्म पता नहीं चलता है, सॉरी कर्म नहीं, 10th हाउस से तो कर्म भी पता चलता है। लोग कहते हैं ना आपका प्रोफेशन के लिए 10th हाउस देखो, आप देख लो, सबके सब लाइफ में प्रोफेशन को लेकर ही प्रॉब्लम है। क्यों? किसी को पता ही नहीं है प्रोफेशन कैसे सिलेक्ट करा जाए, हाउ टू सिलेक्ट ए प्रोफेशन। प्रोफेशन एंड योर कर्मा, टू आर डिफरेंस थिंग, दो दोस टू आर टोटली डिफरेंस। मतलब क्या है, कर्म क्या होता है, जिस जो आपको करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, वो है कर्म। अब आपको जो करने भेजा गया, दैट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू इट। चाहे आपको पैसा मिले या ना मिले उस चीज के लिए, चाहे उसके लिए आपको अप्रिशिएट मिले या ना मिले, चाहे उसके लिए आपको वो शाबाशी मिले या ना मिले, दैट डजंट मैटर, यू हैव टू डू इट। कैसे पता चलेगा? वो 10th हाउस से पता चलेगा। आप सड़क पे जा रहे हो, किसी से खड़े होकर बात कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, सारा की सारा कर्म है। क्या उस चीज के लिए पैसा मिलता है आपको? नहीं। सुबह आप लेटरिन जाते हो, टॉयलेट जाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, सब्जी मार्केट में जाते हो, क्या आपको उसके लिए पैसा मिलता है? क्या नहीं मिलता। वो आपका कर्म है, घर के लिए, घर का देखभाल करना वो आपका कर्म है। आपके लाइफ को, आपके आपके अंदर जितने भी लाइफ है, आपके अंदर लाइफ मतलब परिवार जो है, परिवार को देखभाल करना वो आपका कर्म है। क्या आप तो बच्चों से पैसा मांगते हो क्या? मैं तुम्हें इतना पाल पोस के बड़ा कर रहा हूं तो इसका मुझे तुम पैसा दो, या मुझे वो करके दो, ये करके दो। और ये अगर कर रहे हो ना कि तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, कम से कम तुम मेरे साथ तो चलो, तो ये कर्म नहीं हुआ, आप डील कर रहे हो। और जहां पे भी डीलिंग आ गया ना, तो कर्म को आपने क्या कर दिया, खराब कर दिया। इसीलिए देखो आजकल बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं लोगों के लाइफ में, क्योंकि कर्म को प्रोफेशन के साथ जोड़ा गया है। और प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन ओनली डील्स इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बस खत्म। कि मुझे यहाँ से प्रॉफिट होना चाहिए, यहाँ से मुझे कुछ मिलना चाहिए, कुछ प्राप्त होना चाहिए। कर्म जो है वो उसमें प्राप्त होना ना होना देखा नहीं, कर्म मुझे करना है, ये मुझे दिया गया है कर्म, ये करने के लिए मुझे भगवान ने ऊपर से भेजा है मुझे, बस ऐसे खत्म काम यहाँ पे। सो हाउ टू डिसाइड प्रोफेशन? प्रोफेशन के लिए मतलब क्या है, दोनों को अलग करिए। एक तो है मेरा कर्म, एक है मेरा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्यों करना है? ताकि मुझे कुछ कमाना है पैसा,
कमा के अपने परिवार को चलाना है, खुद को भी चलाना है, खुद का बहुत सारा डिजायर है, उस डिजायर को भी फुलफिल करना है, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, उस बड़े बड़े सपने को पूरा करना है। तो उस चीज को पाने के लिए मुझे क्या करना है वो करो। लेकिन 10th हाउस को प्रोफेशन से जोड़ दिया तब, ये तो पहले तो मुझे भी यही पता था ना, जब मैंने यहाँ पे घुसा 5-6 साल करा तब पता चला कि ये तो नहीं होता, गलत हो रहा है। तो आप कहोगे तो अभी तो सारे एस्ट्रोलॉजर यही कर रहा है, कर रहा है। कोई, अगर आप राइट हो ना, अगर आप राइट हो, आपके आगे चाहे आपके अगेंस्ट में चाहे 100 खड़ा हो जाए, फिर भी खड़ा रहो। स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। जुपिटर अच्छा उस दिन से हो जाएगा, चाहे आपकी कुंडली में जुपिटर नीच होकर क्यों ना बैठा हो। ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, जैसे जुपिटर वहां पे अच्छा हो गया। अगर 10th हाउस से वो पता चल रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मेरे साथ ये होगा, मुझे ये करना है, तो क्यों लोगों के प्रोफेशन में इतना प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखो वही एस्ट्रोलॉजर दशा देखकर कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर देता है कि आपको ये प्राप्त होगा, आपको वो प्राप्त होगा, आपका एक्सीडेंट होगा, आपका ये होगा, होता भी है। हर एक चीज एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर देते हैं। मैं सबका नहीं बता रहा हूँ, जो परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर होता है, जो एस्ट्रोलॉजर होता है, एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर। लेकिन कर्म के मामले में जब वो कर देते हैं, कुछ दिन चलता है, कुछ दिन बाद फिर खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही तो है ना, कर्म तो है तो करते रहना है। उसके लिए आपको पैसा मिलेगा, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैं काम करूंगा, कौन से काम से मुझे पैसा आएगा। 10th हाउस जो कर्म है वो तो मुझे करना ही है, वो तो करना ही है, उसका चाहे मुझे सफल से मिले या ना मिले। दैट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट प्रोफेशन कैसे सिलेक्ट होगा? अब प्रोफेशन सिलेक्ट होता है कहां से? जो प्लेनेट आपको फाइनेंस का हाउस दे रहा हो। अब फाइनेंस का हाउस तो आप 2, 6, 11 आपको पता है। वो सिखाएंगे आपको जब केपी में जाएंगे, अभी तो वैदिक चल रहा है। जब केपी में जाएंगे आपको सिखाएंगे कि आप देखो, क्योंकि आपको पता है हर एक प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लौट देता है, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए सिर्फ प्लेनेट को देख के बता दो, कभी 100% प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगा। नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट बताएगा। आपको पता चल रहा है कि मर्क्यूरी सेकंड हाउस का मालिक है, तो आप मर्क्यूरी को लेके चल रहे हो, बहुत बढ़िया। आपको किसी ने बता दिया कि आप ये करो, आप बहुत, फिर आप देखोगे ना तो मुझे पैसा आ रहा है, कुछ नहीं। क्यों नहीं आ रहा है? आपके पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मर्क्यूरी जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, शायद कहीं ना कहीं वो फाइनेंस को नेगेट करने वाले हाउस को लेके बैठा है। अब फाइनेंस को नेगेट कौन करता है? फाइनेंस को नेगेट करता है 5, 8, 12। तो ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? किसी को पता ही नहीं है तो कौन बताएगा? इसीलिए आप कहोगे ना जी, देखिए इसलिए मैं केपी करना बहुत पसंद होता है मुझे। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ केपी बताएगा, ये सारा चीज पराशरी भी बता देगा। लेकिन पराशरी में भी वो 16 डिविजन चार्ट यूज होता है। तो आप देखो मैक्सिमम लोग एस्ट्रोलॉजी करता है वो सिर्फ लगन चार्ट को देख के खत्म कर देता है। हो ही नहीं सकता कि आप एक चार्ट को देखो और 10 मिनट में सारा का सारा प्रेडिक्शन कर दो, मैं मान ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर आप डीप एनालिसिस करना चाहते हो, एक चार्ट को अच्छी तरह से उसको अगर गाइड करना है, तो मिनिमम 45 to 1 आवर्स लगता है। 45 मिनट to 1 आवर लगता ही है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा प्लेनेट है जिसका नक्षत्र लॉर्ड फाइनेंस का हाउस दे रहा है, और कौन सा प्लेनेट है जिसका नक्षत्र लॉर्ड फाइनेंस को नेगेट कर रहा है। जो प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड फाइनेंस को नेगेट कर रहा है, उस प्लेनेट से दूर रहो, चाहे वो आपके कुंडली के हिसाब से चाहे वो योग कारक ही क्यों ना हो। और जो प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड वो फाइनेंस दिखा रहा है, हाउस दे रहा है, तो उस प्लेनेट को पकड़ लो और उसका काम करो, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं तो केपी करता हूं, आप लोगों को तो मैं केपी ही सिखाऊंगा। अब वैदिक में आपको सिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको हाउस, प्लेनेट का बिहेवियर, हाउस सिग्निफिकेंस, रिजल्ट ओरिएंटेशन, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। ये अगर बेसिक पता नहीं होगा तो फिर केपी करके भी फायदा नहीं होगा। फिर हाउस टू हाउस डिफरेंस, उस दिन जब मैंने बताया था ना, एक प्लैनेट अपने से 12th हाउस जाना क्या होता है, एक प्लैनेट अपने से 6th हाउस जाना क्या होता है, एक प्लैनेट अपने से 8th हाउस जाना क्या होता है, वो सारा भी सिखाएंगे आप लोगों को। तो इसीलिए चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो मैंने बोला ना, 10th हाउस इज नॉट प्रोफेशन,
ये मैंने किसी से सीखा या मुझे किसी बताया नहीं, नहीं। ये मैंने अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने भी खुद वो करा था। मैंने आज तक 7 से 6 एस्ट्रोलॉजर को मैंने अपना कुंडली दिखाया था जब मैं बहुत परेशान था। सबने क्या क्या लिखा, पहले किसी ने लिखा मेडिसिन का काम करना, और एक लिखा वहां पे मेडिसिन, उसके बाद आप वहां पे लिखा इलेक्ट्रिकल आइटम, लग्जरी गुड, ठीक है, केमिकल, फर्टिलाइजर, एग्रीकल फर्टिलाइजर। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं करा मैंने, इनमें से कुछ भी नहीं करा। लग्जरी आइटम में डील करा, आप लोगों को पता ही है बिजनेस में कितना बड़ा लॉस हुआ मेरा। लेकिन आखिरकार कहाँ घुसा, एस्ट्रोलॉजी में। क्यों? मैं अपना चार्ट भी दिखाऊंगा जब मैं आप लोगों को करियर सिलेक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। सर 10th हाउस में अगर वीनस हो? 10th हाउस में वीनस हो तो अपने कर्म को लेके बहुत नखरे करोगे आप। इसको ऐसे नहीं करना है, इसको इस तरह से करना है, इसको इस तरह से करो, ये चीज ऐसे करके रखो, इस रखो। आपके घर वाले आपको गलियाएंगे फिर, अरे छोड़ो। मतलब अगर कोई कपड़े धो के सुखा भी रहा है ना, तो आप जाके इसको ऐसे मत सुखाओ, इसको इस तरह से सुखाओ, बहुत अच्छा लगेगा। है कि नहीं? हाँ। आपके घर वाले आपके इरिटेट हो जाएंगे, अरे छोड़ो ना। अब ऐसा क्यों होता है मैं बता दूं, देखिए। वीनस क्या है यार, हमेशा अच्छे से आप समझिएगा। वीनस ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। वीनस ब्राह्मण है कि नहीं? किसी का हाँ आवाज नहीं आ रहा हाँ है। सर, हाँ सर, हाँ सर। और जुपिटर भी ब्राह्मण है। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एक दैत्य ब्राह्मण, के गुरु है और एक इनके नहीं गुरु नहीं, है। गुरु नहीं पूछ रहा मैं, गुरु के बारे में बोलते ब्राह्मण। बस दोनों में फर्क क्या होगा पता है? दोनों अपने आप को बहुत अच्छी तरह से वेल मेंटेन करके रखेगा, अपने नियम को बहुत अच्छी तरह से मानेगा। लेकिन वीनस और जुपिटर में डिफरेंस क्या है, इस लाइन को समझ जाओगे ना, तो आप समझ जाओगे कि वीनस हर घर में बैठे तो क्या होता है। और क्यों कहते हैं कि जुपिटर जिस घर में बैठते हैं उस घर का एट्रीब्यूट को दबा देते हैं। दबाता नहीं है, लेकिन उसका नेचर ही ऐसा है। सुनिए कैसे। वीनस जो है वो राक्षिक प्लेनेट है, वो राक्षिक तत्वों को दिखाता है, राजा का, लग्जरी राजा। और जुपिटर जो है ना, वो सात्विक प्लेनेट है। अब जब वीनस बोले, आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अगर आपके घर में कोई पुजारी आता है पूजा करने के लिए, देखिए आजकल तो मैक्सिमम पुजारी जो होता है ना, पंडित जी जो होता है ना, वो तो मैक्सिमम मतलब लूबी हो गया है। मतलब उसको पैसे कपड़े ये तो सारा चीज चाहिए, ऐसा हो जाता है। ठीक है, वो तो अपना वो भी बनाएगा, लिस्ट भी बना देगा, ये सारा चीज चाहिए। लेकिन अगर सच में देखना है ना, तो आपको समझ माइन्यूटली समझना है ना, तो आप देखिएगा। मान लीजिए पूजा करने का जो भी सामग्री चाहिए, उसमें 2-3 चीज इधर उधर हो गया या कम हो गया या नहीं मिला, तो जुपिटर वाला ब्राह्मण क्या बोलेगा पता है? कोई बात नहीं, भगवान तो सिर्फ फूल और बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं, आप ये दो वो खुश हो जाए, कोई टेंशन नहीं। इससे ही पूजा हो जाएगा। भगवान को सिर्फ आपका भाव चाहिए और कुछ नहीं, आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वीनस वाले क्या बताया पता है? भगवान को जो भी चाहिए चाहिए, लेकिन मुझे वो सारा चीज एक्यूरेट चाहिए। अगर शास्त्र में लिखा है कि यहाँ पे द्रव्य चाहिए 2 ग्राम, तो 2 ग्राम का ही चाहिए मुझे। अगर यहाँ पे लिखा है कि 10 फूल चाहिए, तो 10 फूल ही चाहिए मुझे। मतलब उनको हर वो चीज एक्यूरेट चाहिए जो लिखा हुआ है। जिस टाइम में पूजा करना है, जिस टाइम में वो नियम करना है, उस टाइम में ही करना है। 1 मिनट इधर उधर नहीं। जो चीज मतलब पूरा एक एक चीज को, एक एक पाई को देखेगा, और अगर नहीं होगा तो गाली दे देगा वो। वो जब पूजा भी करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो करने के तरीके देखना, तरीके, उसके बॉडी स्टाइल देखना, उसका पर्सनैलिटी देखना, उसका पोस्चर देखना, उसका काम करने का गेस्चर देखना। हर में कुछ ना कुछ अनोखापन रहेगा। लेकिन जुपिटर वाला क्या है, सात्विक। वो आराम से बैठेगा, मंत्र पढ़ेगा, फूल देगा, बस चलते रहेगा आराम से। इसीलिए जुपिटर को कोई मतलब नहीं है, वो शांति में बैठा है। इसीलिए जब वीनस किसी भी घर में बैठता है ना, वहां पे वो ही कहते हैं कि नखरे बहुत है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा होना है, उसको ऐसा करना है, इसको ऐसा होना है, इसको ऐसा होना है। और जुपिटर जहां बैठ गया, ठीक है, होने से हुआ, नहीं तो नहीं, चलो क्या है।
उसको कोई चीज से मतलब नहीं है जुपिटर, इसलिए सेवेंथ हाउस में बैठ जाए तो कभी कभार देखेंगे उसको स्पाउस ऐसे मिलता है जो किसी चीज का मतलब ही नहीं है, वो अपने में मस्त है। तो यही डिफरेंस है। तो आप समझ गए ना क्यों वीनस किसी घर में बैठता है तो क्या करता है। अभी क्यों वीनस ट्वेल्थ हाउस में जाके उच्च होता है, ट्वेल्थ हाउस में क्योंकि मीन राशि में उच्च होता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस क्या है, खर्चा। वीनस अपने शौक के लिए खर्चा करेगा आप, वीनस अपने वो नखरे को संभालने के लिए खर्चा करेगा। अब मूड हो गया, खर्चा कर लिया, किसी का नहीं सुनेगा, फिर चाहे वो पछताए, वो अलग बात है। अब देखो वीनस देख लो, जिसके भी फर्स्ट हाउस में होगा, उस वो तो खुद ही अब नखरे वाली हो गया या नखरे वाला हो गया। क्यों, उसको पहनने में नखरे, उसके कहीं जाने में नखरे, बात करने में नखरे, और इस तरह से बात करेगा वो, क्या बताएं, इस तरह से बात करेगा जैसे कि मतलब आप पढ़ ही जाओगे उसके बात सुनकर। इसलिए फर्स्ट हाउस में वीनस जिसका भी होता है, आप देखना स्कूल या कॉलेज में जब भी होता है ना, वो ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऑपोजिट जेंडर जो होता है ना उसके पीछे बहुत ही अट्रैक्ट होता है, चाहे भी व्यक्ति उसके उसको मतलब उससे दूर भागे या कुछ भी हो। लेकिन पूरे दुनिया उसको बोले बहुत अट्रैक्टिव है, पूरा दुनिया उसको अप्रिशिएट करेगा, पूरा दुनिया उसके पीछे पागलों की तरह भागते रहेंगे। लेकिन अगर वीनस किसी के फर्स्ट हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति को देख लेना, उसके स्पाउस जो है उसको भाव नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। देखना आप। और एक चीज देखिएगा, जिनके भी सेवेंथ हाउस में वीनस होगा ना, मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है, वो आपने ऐसे व्यक्ति को अपने बुद्धि के कारण इसके साथ जितने भी पार्टनर होते हैं ना उसको लेके भी डूबते हैं ऐसा व्यक्ति। क्योंकि सेवेंथ हाउस क्या है, आपका पार्टनर है। पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, या आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए वो भी पार्टनर है। आप एक मान लीजिए कोई, मतलब ये कर लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स करता है। अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको बोला ना हमेशा एग्जांपल देख के बात कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, हमेशा कुंडली देखिएगा। ये देखिए राहुल गांधी का चार्ट दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है। सर दिख रहा है। जी सर। देखिए सेवेंथ हाउस पे वीनस है, हम्म। वो अपने दुश्मन के राशि में है, कहाँ है वो अलग चीज है, उसको छोड़ दीजिए। सेवेंथ हाउस में हम्म। राशि है, वीनस है। हम्म। अब मैंने बोला जहां भी बैठेंगे वहां नखरे करेंगे बहुत, तो सेवेंथ हाउस क्या है, अपने पार्टनर को लेकर नखरे बहुत करेंगे। हम्म। और देखिए ये व्यक्ति जिनके वीनस साथ सेवेंथ हाउस में ना, इनको कभी ना, कभी भी पावर मत दो इनको, इनको कभी अपना पावर मत दो, मतलब इनको डिसीजन लेने का पावर मत दो। पूरे एक क्लेन का, क्लेन मतलब समझ गए ना, आपके ग्रुप का, आपके पार्टी का, उसका लीडरशिप मत दे दो उसको, वो लुटिया डुबा देगा। वो खुद अपने का भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, अपने पार्टी का भी रेस्पेक्ट नहीं, डुबा देगा, आप देखो। और राहुल गांधी देखो अपने ही बुद्धि के कारण, अपने ही बात बोलने के तरीके के कारण, अपने आप को तो मजाक बना रहा है, अपने पार्टी का भी मजाक बना रहा है। हाँ, ये अगर शादी कर लेता तो कुछ हद तक वो वाइफ उसको कंट्रोल करके चीजों उसको ट्रैक में ले आता। देखो सेवेंथ हाउस वीनस,
पार्टी को डुबा दिया, अपने पार्टी को ये खुद, और इतना अच्छी तरह से डुबाया कि अब सिर्फ कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस हटकर इंडिया अलायंस हो गया। सोचिए, अब इनको अलायंस बनाना पड़ा। तो यही डेंजर होता है सेवेंथ हाउस वाले वीनस। क्यों पता है? सेवेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस है ना, सेवेंथ हाउस जो है वो, देखिए सेवेंथ हाउस कारक भी है वीनस का। सेवेंथ हाउस कारक प्लेनेट वीनस ही है, क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है ना, वो एक तरीके का सेक्सुअल डिजायर भी है। सेवेंथ हाउस से ना हम लोग जो अपने अंदर का जो वो ना उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पे ये एक पार्टी को संभालना है, तो यहाँ पे आपको अपने अंदर का वो डिजायर देख के फायदा नहीं है। अपने लालसा को मिटाना जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है ना अपने लालसा के पीछे ही फंसे रहते हैं। इसलिए अगर इस पार्टी को उठना है तो इसको हटाना पड़ेगा लीडरशिप से। जब तक नहीं हटेगा तब तक नहीं आएगा। 100% आप लिख लो, सेवेंथ हाउस वीनस अकेले ही सबको लेके बर्बाद कर देगा। सर मैं वही पूछने वाला था, इनका कोई फ्यूचर है सर अभी पॉलिटिक्स में? किसका? वीनस? राहुल गांधी का? राहुल गांधी का, हाँ। राहुल गांधी का कोई फ्यूचर नहीं है पॉलिटिक्स में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर अब जो ये है बीजेपी जो है कुछ अपने, अभी बीजेपी जो है ना एक पीक लेवल पे आ गया है। आपको पता जी है हर जी व्यक्ति का एक जी पीक लेवल आता है, उसके बाद थोड़ा जी उतरना पड़ता ही है। जी जी सर जी अब पीक पीक में पहुंच गया जो बीजेपी, अब बीजेपी जी थोड़ा नीचे आएगा। अब ये नीचे जब आएगा ना, इस समय थोड़ा बहुत हलचल होगा। लेकिन क्या है कि अगर ये आ भी जाए ना, तो इनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों? ये ओके। अगर पार्टी में रहेगा ना, तो इतने सारे कोल्यूजन पार्टी लेकर बनेगा ना, तो आप सोचो जहां पे 10-15 मतलब कोलिशन लेके आप चलोगे, कोई डिसीजन हाँ होगा? जी नहीं जी। हो पाएगा। तो हम्म, इसका कोई फ्यूचर नहीं है कांग्रेस का, या तो जो जब तक ये है, क्योंकि अकेला सेवेंथ हाउस वीनस ही सबको बर्बाद कर देगा ये अब। और सर अभी जो अभी जो बीजेपी का, अब जी, अभी जो मार्च में मार्च एंडिंग और ये सूर्य ग्रहण आ रहा और एक ही साथ 5-6 ग्रह एक में आ रहे हैं, वो सब क्या है सर? मतलब इंटरनेट पे तो पता नहीं क्या क्या कि हाँ बहुत लोग हाँ ये इंटरनेट हो वाले जाएंगे, बहुत कुछ कहेंगे, वो इंटरनेट हो वाले बहुत कुछ जाएंगे, कहेंगे। मर हाँ, जाएंगे। नहीं मरेंगे। देखिए मरने के लिए आपका अगर मरने का टाइम आ रहा है, देखिए ये जो मर जाने का जो इशू है ना, ये बहुत हॉट टॉपिक है एक, मतलब एस्ट्रोलॉजी में, है कि नहीं? हाँ, नहीं है मतलब कि अभी नहीं? 5-6 आ रहे थे, वो तो बहुत बार आए होंगे रुकिए ना अभी सर, कि मैं दिखा पहली रहा बार ही हूँ आ आपको, रहे हैं? अभी दिखा रहा हूँ। मतलब ये हो जाएगा, इंडिया बर्बाद हो जाएगा मैंने अभी दिखा रहा हूँ, लोगों। अभी दिखा दो आपको, रुकिए ना। हे, ये दिखाई दे रहा है हाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन हाँ। इस वक्त, जी सर। दिस ईयर, ये एक साल में इतना व्यक्ति मरा है। अब ये देखिए टुडेज डेथ कितना मरा अभी तक। अब देखिए मैंने बोलते बोलते ही कितने काउंट में मर रहा है, देखिए 51 मर गया, देखो 53, 55, 56 मर रहा है, देखिए मर रहा है, देखिए मतलब हाँ एक सेकंड में 2 व्यक्ति मर रहा है, देखिए। ठीक जी है, सर। हाँ। और बर्थ हो रहा है, देखिए ये देखिए अभी बर्थ, मतलब 1 लाख मर रहा है तो 2 लाख पैदा भी हो रहा है। और आपसे बात करते करते 3 मर गया, 2 पैदा भी हो गया। तो मरने वाले मर जाएंगे, जीने वाले जीते रहेंगे। उस मरने और टॉपिक को भूल जाइए। नहीं नहीं, मतलब ये जो 5 प्लेनेट आ रहे हैं, ये आ रहे, वो आ कोई नहीं रहे। मरेगा, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, इसमें क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है? तो उसमें इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट जनरेट करेगा, इसको डेथ से जोड़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मरने वाले उतना ही मरेंगे उस दिन जितना आज मर रहा है। अगर उस दिन आपका मरना लिखा है तो मरेंगे, अगर नहीं लिखा है तो नहीं मरेंगे, बस। तो ये एस्ट्रोलॉजी को ना डेथ से कनेक्ट कर देता है बहुत जल्दी। ये हॉट टॉपिक है हर किसी का।
जी सर। इस चीज को छोड़ दीजिए, बाकी सारा का सारा कर्म कर दीजिए। अब लोग कह रहे हैं ना इस दिन मरेगा, अरे ऐसे भी मरेगा, हाँ मैं कह रहा हूँ मरेगा, उस दिन मरेगा, उस दिन भी 1 लाख एक से 1.5 लाख आदमी मर जाएगा। वो तो आज भी मर रहा है, देखिए। उसमें एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मतलब ये जो ग्रहण आ रहा है वो बहुत गंदा ग्रहण आ रहा है क्या सर, ये बहुत? नहीं 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 नहीं, कोई गंदा ग्रहण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बात यही है ना कि वही वो लोग जो पॉडकास्ट वॉडकास्ट बनाते हैं ना, इन लोगों का काम ही है कुछ उल्टा सीधा बोलना, क्योंकि ऐसे बोलेंगे तभी उनका वैल्यू आएगा। हम्म। ठीक है। अब आप बताइए, उस दिन जयपुर में कितना बड़ा हादसा हो गया। इस दिन सर? उस दिन जी सर। जयपुर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, नहीं पता आदमी सर। जल जल के मर गया रोड में। सर वो जो अच्छा। एक्सीडेंट हुआ था गैस वाला सर। हाँ, जी सर। उस दिन क्या चीज का ग्रहण था? उस दिन का प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर लोग ने क्यों नहीं करा कि आज का दिन पंचांग ये है, ऐसा बड़ा हादसा हो सकता है। हम्म। लोगों का जो चमड़ा है ना जल के झुलस रहा है, जल को जो जो व्यक्ति जिंदा था आग के चपेट में आ गया, लेकिन जिंदा है। आप देखिएगा वीडियो कभी, उसका स्किन बॉडी से उतर के लटक रहा है, बॉडी में स्किन, अरे बाप और रे। वो खड़ा है वहां पे। और 2-3 व्यक्ति तो ऐसा है बॉडी में आग जल रहा है और धीरे धीरे वो पैदल चल के आगे जा रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा जो बॉडी में आग लगा हुआ। हम्म। सोचिए कितना खराब दृश्य देखना पड़ा। बहुत 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 डेंजर हादसा हुआ है, वो बहुत डेंजर हादसा हुआ है। तो उस दिन क्या कब हुआ ग्रहण था? सर? ये 20 तारीख को हुआ है, इसमें ये नवंबर का, हम्म। सॉरी दिसंबर का 20 तारीख। अच्छा। आप देखना उस दिन क्या ग्रहण था। उस दिन कुछ भी तो ग्रहण नहीं था, उस दिन कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम को निकाल के थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करने के बारे में सोचा, देखा क्यों होता है। अब देखिए, पोस्ट ट्रूथ इट्स वेरी इजी। ठीक है, जी सर। पोस्ट ट्रूथ इज वेरी इजी। हो जाने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि इस प्लैनेट के ये कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन क्या है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा उस समय का कुंडली बना के रख दीजिए, ताकि आगे रिसर्च में पता चले। वो जब रिसर्च करते जाएंगे, आज से 5-6 साल बाद जब मेरा, और 5-6 साल बाद जब मेरा इस चीज का एक्सपीरियंस, तब मैं बता पाऊंगा कि इस दिन इस वक्त आपके साथ ऐसा होगा। तब मैं कह दूंगा। क्योंकि अभी जो उसमें जो मैंने नोटिस किया कि इसके वजह से हो सकता है, वो सारा मैंने लिख के रखा। जैसे कि उस दिन केतु का नक्षत्र रूल कर रहा था और 2-3 कॉम्बिनेशन बन रहा था। वो कॉम्बिनेशन सारा मैं लिख के रखा। अभी मैं कह दूं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ, तो ये तो हो गया कि मैं वाह ही लूट लिया। लेकिन चीजें हो जाने के बाद कहना बहुत ईजी है, पोस्ट ट्रूथ इज वेरी इजी। बट यही चीज है, कुछ इवेंट हो गया, उस इवेंट का टाइमिंग निकालो और उसका चार्ट बना के रख दो, नक्षत्र पंचांग पूरा बना के रख दो अपने साथ। और वो सारे चीज को आप, हर जो इवेंट होगा ना, अच्छा बुरा, अगर कोई बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है उसी टाइम में क्यों हो, वो भी लिख के रखो। फिर देखो आपका चीजें जो है ना कितना शार्प बनोगे। नेक्स्ट बोलना नहीं चाहिए, सॉरी बोल देता हूं पहले, क्या पता नेक्स्ट के एन राव हमारे में से कोई बन जाए। ठीक है। जी सर। और मैं कह रहा हूं कि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा, क्यों नहीं कहूं। लोगों के पास एक एम्बिशन होना चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो ऐसा एम रखो कि मुझे के एन राव साहब से भी ऊपर जाना है। नहीं तो मत करो। ये 2-3 पॉडकास्ट में आके करके वो डील देख के फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो आपसे बात करते करते ही यहाँ पे कितना 500 या कुछ था, देखिए 200 चला गया। एक है ना सर सुशील सिंह, बाप रे इतना गंदा बोलता है भैया, इतना गंदा बोलता है। मत सुनिए, डराने का एक बात है ना, सबसे पहले जो व्यक्ति डराए ना, उससे पहले सबसे पहले दूर हो जाइए, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। सर एस्ट्रोलॉजी की तो हम्म। न्यूज़ सुननी ही नहीं चाहिए। नहीं 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 सुनना, सच में नहीं सुनना नहीं, चाहिए। ये जो होता है ना, ये कि ये होने वाला है, ये पीएम बनेंगे, ये ऐसे होगा। ये होता भी तो नहीं है। हाँ, तो वो उसको सुनने का देखिए, कोई सेंस नहीं है। नहीं नहीं, वो उसमें कोई सेंस नहीं है। हर चीज में एस्ट्रोलॉजी नहीं घुसाना चाहिए। ठीक है, हर चीज में एस्ट्रोलॉजी नहीं घुसाना चाहिए। आप देखिए, राहुल गांधी और मोदी जब दोनों फील्ड में उतरेंगे, वो तो देखा देखी लग रहा था उस समय जो मोदी ही जीतेंगे। उसमें अगर एक एस्ट्रोलॉजर बोल देंगे, फिर कहेंगे यार देखो मैंने प्रेडिक्ट करा था, इसमें प्रेडिक्शन क्या है? तो ये चीज नहीं है, वो सब मत देखिए। अब तो आपको ऐसे भी देखना नहीं चाहिए सारों को। चलिए, अब देखिए, नखरे मतलब क्या है ना, एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नखरे का मतलब आप एटीट्यूड को बना के रखिए। ठीक है, एटीट्यूड को बना के रखिए।
मतलब वो इसको ऐसा पसंद नहीं, उसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, इस तरीके का नखरे होगा। इसलिए देखो, जो वीनस बोले वीनस डोमिनेटेड जो ब्राह्मण होते हैं ना, उसके ऐसे ही नखरे होते हैं कि ये चीज ऐसा चाहिए, उसको ऐसा चाहिए, उसको ऐसा चाहिए, क्योंकि वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वीनस सोफिस्टिकेटेड होते हैं। सर इसमें सर वीनस और जुपिटर वाले ब्राह्मण में पर्सनैलिटी होता बढ़िया है। कौन होता है? हाँ सर जी, इन दोनों में बढ़िया ब्राह्मण कौन होता है, वीनस और जुपिटर में? दोनों में से कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, दोनों सेम है, दोनों के हैं। हाँ, ओके। अगर आप क्वालिटी आप पूछने चाहोगे तो वीनस ऊपर है। ओके सर, ओके, ठीक। वीनस, एक्चुअली वीनस के पास सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशंस था। मतलब जब गुरु सिलेक्ट करना था ना कि कौन जी बनेगा सर। देवताओं का गुरु, तो उस समय वीनस के पास जो नॉलेज था, उसके पास जो, क्योंकि उसके पास हर वो चीज एक्यूरेट करता था ना, मुझे हर वो चीज इस तरह से करना है, इस चीज को ऐसे फॉलो करना है, हर चीज को ऐसे फॉलो करना है। तो ज्ञान के रूप में बोलिए, चाहे किसी भी रूप में बोलिए, वीनस के पास सबसे ज्यादा मतलब क्वालिफिकेशंस था एक गुरु बनने का। लेकिन जो जो सिलेक्शन करा ना, ये ब्रह्मदेव ने सिलेक्ट करा कौन बनेगा गुरु, तो उनका फेवरेट था जुपिटर, तो उन्होंने जी। जुपिटर को बना दिया। तो जब जुपिटर को बना दिया तो वीनस को आया गुस्सा। तो जब वीनस को आया गुस्सा, तो वीनस ने बोला कहाँ है मेरा जी। हिस्सा। तब शिव जी ने उसको दिया, जिंदा रहने का जितना भी संजीवनी बूटी जितना भी था, सब कुछ दे दिया था उसको। तो इसीलिए जो जी। संजीवनी बूटी का ज्ञान जो है ना, वो सिर्फ दो जन के पास ही है, एक वीनस एक जुपिटर बस। क्योंकि जुपिटर के पास तो रहना ही पड़ेगा, कि गुरु है, देवता को बना तो उसको पास रहना ही है। तो फिर वीनस को भी सारा का सारा ज्ञान दे दिया था। और जो ज्ञान दिया था उनको, वीनस को जो ज्ञान मिला था, वो कहाँ पे मिला था आपको पता है? संजीवनी बूटी का जो ज्ञान मिला था उनको, संजीवनी ज्ञान जो मिला था वो कहाँ मिला था आपको पता है? नहीं सर। नहीं पता ना? आप देखिए कभी गूगल कर। शिव जी से मिलता है सर? शिव जी ने वीनस को वो सारा ज्ञान दिया था, मतलब हाँ। संजीवनी बूटी। और वीनस का हाँ, जी गुरु ही सर। है शिव जी, हाँ। और हाँ, और शिव जी का परम भक्त है जो वीनस। हम्म। और नारायण भगवान उसका दुश्मन है, जी सर। जी सर। क्योंकि नारायण भगवान ने उसका पोस्ट, ब्रह्मदेव उनका पोस्ट छीन लिया था, हाँ। इसीलिए। और सारा का सारा बेनिफिट लेके देवताओं को दे दिया था, हम्म। राक्षस को कुछ बेनिफिट नहीं दिया था उसके बाद। तो वीनस उसको दुश्मन मानता था। वीनस का जो गुरु है वो है शिव जी। और वीनस को जो संजीवनी बूटी का जो ज्ञान दिया था शिव जी, वो कब दिया था? वो कब दिया था वो अलग बात है, लेकिन कहाँ पे दिया गया था, वो जगह कहाँ पे मैं बता दूं। ये जगह है आसाम पे, आसाम, नौगांव। आप यूट्यूब में सर्च करना, नौगांव। नौगांव में एक मंदिर है जिसे हम लोग कहते हैं महामृत्युंजय मंदिर। इंडिया में सबसे, वर्ल्ड में सबसे बड़ा वो शिव जी का मंदिर है। प्लस इंडिया में 3 जगह है जहां पे महामृत्युंजय का महामंत्र जाप और वहां पे हवन होता है। सिर्फ मंदिर एक ही है, महामृत्युंजय मंदिर एक ही है, वो है नौगांव में, आसाम में। ओके। ये देखिए, आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, चीजों को अच्छी तरह से देखिएगा, और कभी यहाँ पे आइए और घूम के जाइए। जी सर। देखिए ये रहा महामृत्युंजय टेम्पल नौगांव, हम्म। ये देखिए। यहाँ पे इसका स्पेशलिटी क्या है सर? स्पेशलिटी मतलब इस जगह पे तो मैंने बोला ना कि इसी जगह पे तो जो वीनस को यहाँ पे हम्म। वो ज्ञान दिया गया था महामृत्युंजय का। ओके। और जब यहाँ पे ज्ञान दिया उसके बाद ये जगह लुप्त हो गया। फिर आज से कितने साल पहले, 400 या 500 साल पहले, पता नहीं कब, पता नहीं, वो मैंने ऐसे बोल दिया।
400-500 है भी कि नहीं, वो भी पता नहीं, मैं ऐसे ही बोल दिया। लेकिन यहाँ पे जब आओगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले जिसका स्टेचू दिखाई देगा वो है भृगु ऋषि का। ओके। क्योंकि भृगु ऋषि भृगु ऋषि, वीनस के ही बच्चे है ना, बेटे है ना? हाँ हाँ, भृगु ऋषि उनके वंशज है और उनके इनके ये है, चाइल्ड है। हम्म। तो भृगु ऋषि ने ही इस जगह का डिस्कवर किया था, क्योंकि वो विलुप्त हो गया था। हम्म। फिर इस जगह को भृगु ऋषि ने खोज के फिर यहाँ पे स्थापन किया था। उस समय पूजा होता था छोटा मोटा करके, लेकिन उसके बाद असम गवर्नमेंट ने यहाँ पे मंदिर बना के बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। और फिर जब यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ, वहां पे भृगु ऋषि का बाल, भृगु ऋषि का नाखून, बहुत कुछ मिला यहाँ पे, और वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है। और बहुत बड़ा एक मतलब टूरिस्ट हब हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर कभी घूमने आओगे ना, गाड़ी लेके आओगे आप लोग, तो एक चीज ध्यान में रखना, बहुत सारे लोग आपको हाथ दिखाएंगे, रुकने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे गाड़ी यहाँ पे पार्क करो। नहीं करना है, सीधा आगे लेके जाना है और पूरा मंदिर के कैंपस में घुसा देना है। मंदिर के अच्छा। कैंपस में जाके रख देना है। वहां पे क्या करेगा, जितने भी लोग हैं ना, बोले गाड़ी यहाँ पे रखो, और उसके बाद पार्किंग का हम्म पैसा लेगा। ऐसा नहीं कि लूट लेगा, लेकिन वहां पे जी उन लोगों का भी वो बिजनेस बना के रखा है कि मुझे भी कुछ कमाई हो जाए। और ये बुरा, जी अच्छा सर। मैं बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि थोड़ा कमाई करे। हम्म लेकिन हाँ, अगर आपको यहाँ पे वहां पे जगह है, मंदिर के एकदम स्पॉट में घुसा दो अंदर और अंदर रख दो गाड़ी, वहां पे कोई पैसा नहीं लेता है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो वीनस वाले है ना, वो जादू आप कह सकते हो, जहां भी जाएंगे वहां पे वो अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएंगे। लोग हम्म जलेंगे उसके सामने। थोड़ा फ्लर्टियस नेचर होता है, थोड़ा एटीट्यूड रहता है इनके पास। देखिएगा अभी एटीट्यूड, एटीट्यूड रहता है, ठीक है। और एटीट्यूड मतलब ऐसा वही नखरे वाला एटीट्यूड, और बहुत एनालिटिकल होते हैं। हम कहते हैं ना एस्थेटिक, ड्रेसिंग सेंस एस्थेटिक होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। बहुत ही एनालिटिकल माइंड होता है ऐसे वीनस वाले। चलिए, अब वीनस का एक्सप्लेन कर दिया, तो अभी बताते हैं कि वीनस फर्स्ट हाउस में क्या होता है, हर हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो वीनस फर्स्ट हाउस में होगा ना। अब देखिए, शुक्र अगर वहां पे बैठा भी है, ठीक है, लेकिन अगर वहां पे शुक्र का राशि भी आ जाए ना, तब भी वो इफेक्ट थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ठीक है। बड़े आर्टिस्टिक होते हैं ऐसे व्यक्ति, आंखें बहुत सुंदर होता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होता है, अट्रैक्टिव, और आंखें बहुत सुंदर होता है, ठीक है। और आंखें आप देखेंगे ना, बहुत सुंदर होगा, ऐसे पूरा लंबा ऐसा आंख होना ऐसा। लेकिन शुक्र का एक आंख खराब होता है, आपको पता है। तो इसलिए आप देखोगे एक टाइम में उनके आंखों में इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है आंख में, ठीक है। अब देखो वीनस है ना, वीनस क्या है, भोग का कारक। देखिए जुपिटर और वीनस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वीनस कहता है पहले भोग करो फिर योग करो, ठीक है। जुपिटर कहते हैं मेरा भोग, मेरा सब कुछ योग ही है। तो इसको मेटलिस्टिक से कुछ लेना देना नहीं, मेटलिस्टिक लाइफ से, लेकिन इनको है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप देखो, जब एयरपोर्ट में जाते हो या प्लेन में बैठते हो, यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपातकालीन स्थिति में आपके सामने ऑक्सीजन मास्क आपके सामने लटके रहेंगे, आप उसको लेकर अपने नाक पे लगाना है, और
अपने आप को मदद करने के बाद ही आपके पड़ोस वाले जो बैठे हैं उस व्यक्ति को मदद करना है, अगर उसको मदद चाहिए। तो ये सारा का सारा वीनस है। अब देखो, एयरपोर्ट, प्लेन, ये सारा तो सारा वीनस को ही रिप्रेजेंट करता है ना, क्योंकि वो लग्जरी का कारक है। और यहाँ पे देखिए क्या बात कहेंगे, पहले अपने आप को देखो फिर दूसरों को, हर जगह पे। लेकिन जहां पे आ जाए, देखिए स्पिरिचुअलिस्टिक आ जाए थोड़ा बहुत, देखिए वीनस भी बहुत स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल में कोई यहाँ पे एक सवाल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है वीनस जुपिटर से बहुत ज्यादा योग्यता रखते हैं। ठीक है। अब वीनस के पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो जुपिटर के पास भी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं वो स्टोरी कहने जाऊंगा फिर लंबा हो जाएगा। जुपिटर जो है, जुपिटर का एक लड़का लड़का था, और उस लड़के को सारा सारा का ज्ञान उसको देना है, पूरा ब्रह्म ज्ञान देना है। जब उनका ब्रह्म ज्ञान लेने का जब सब खत्म हो गया था, तो उनके बेटे ने जुपिटर से बोला मुझे ये भी जानना है, इस चीज को क्यों नहीं पता है मुझे। तो जुपिटर ने बोला अगर तुम्हें ये चीज जानना है तो तुम्हें शुक्र के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के पास ही इस चीज का ज्ञान है। तो जब वो शुक्र के पास भेजा उनको, तो शुक्र ने बहुत खुश हुआ था कि जुपिटर ने हमें वो लायक समझा। और क्योंकि जुपिटर को लग रहा था ना कि देवताओं जितना भी है वो तो हमें पसंद नहीं करता है, लेकिन जुपिटर को देखा कि जहां वो अपने बेटे को भेजा है ज्ञान लेने के लिए, तो जो वीनस जो है ना, वो जुपिटर का बेटा का गुरु भी है। फिर उसके बाद उन्होंने ज्ञान लेके आना, जब रिटर्न होना चाहा, तो जुपिटर का जो लड़का है बहुत सुंदर है, गुरु का बेटा है तो सुंदर तो होगा। वीनस का एक लड़की था, तो वीनस का जो लड़की है वो जुपिटर के लड़के के ऊपर पूरा मतलब मोहित हो गया था, उससे प्यार करने लग गया था। तो उन्होंने प्रपोज किया, लड़की ने लड़के को प्रपोज किया। तो लड़के ने बोला मैं तो गुरु का बेटा हूं, मेरे से क्या है ये सब, मेरा तो कोई ये सब का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो योगी है जुपिटर का बेटा, तो फायदा नहीं है। तब वो लड़की ना उसको कुछ अभिशाप दिया था उस लड़के को, और वो अभिशाप क्या था पता नहीं। इसलिए आप देखो जितने भी बृहस्पति का जो वंशज है अभी भी, वो एक अभिशाप से गुजर रहा है। क्या अभिशाप मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद गुस्सा होके वो लड़का ने उस लड़की को भी अभिशाप दिया था। इसलिए आप देखोगे जिसके कारण आज के जमाने में जितने भी शुक्रवंशी होता है, आपको पता है चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, शुक्रवंशी, ऐसे वंशी जो होता है, वंशी मतलब क्या, वंशज। तो आप देखोगे जो भी शुक्रवंशी होता है, शुक्र शुक्र का वंशज होता है, उनको ये अभिशाप लगने के कारण क्या होता है, उनके घर में जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, उनके पांव खराब हो जाता है, एक पांव, या तो वो हिप डिसलोकेट हो जाएगा, हिप डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कुछ भी हो, एक पांव डिसलोकेट हो जाएगा। और एक चार्ट को देखकर आप कैसे समझ सकते हो कि ये शुक्रवंशी है कि कौन सा वंशी है, वो बाद में मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन मेरे पिताजी का जो चार्ट है वो शुक्रवंशी वाला है। मेरा भी जो चार्ट वो दिखाया उसमें भी शुक्रवंशी का कॉम्बिनेशन आया है। तो इसलिए देखिए हमारे घर में जो अभी बुजुर्ग है वो मेरे दादी जी है। और दादी जी जब एक एज में आना पहुंच गया, देखिए पूरा फिट है, ना कोई लीवर का प्रॉब्लम, ना कोई डायबिटीज, ना शुगर, ना पेशेंट, अभी 80 ईयर्स के एबव होंगे, पूरा फिट है। आप देखने से गजब लगेगा कि इस एज में भी कैसे सुबह 6 बजे से पहले उठेगा, उस ठंडे पानी में नहा लेता है। सोचिए हम लोग उस समय नहीं उठते, अभी भी दादी जी उठ के वो ठंडे पानी में नहा लेगा, सोचिए। तो यही है कि शुक्रवंशी है ना। तो अभी देखिए नानी जी जो है, सॉरी सॉरी दादी जी जो है, उनका एक पांव डिसलोकेट है, उसको एक मतलब वो जो होता है ना वो पकड़ के जो चलना पड़ता है, वो एक स्ट्रेचर ला के देना पड़ा, उस स्ट्रेचर स्ट्रेचर नहीं मतलब एक स्टैंड जैसा था, उसको पकड़ के पैदल चलता है, क्योंकि बिना कर पता नहीं ऐसे ही डिसलोकेट हो गए, चलते चलते पैर डिसलोकेट हो गए। अब इसे हिप डिसलोकेशन कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, उसे कुछ कहता होगा, पता नहीं। ट्रीटमेंट बहुत कराया मैंने, बाद में बोल दिया ट्रीटमेंट करवा के फायदा नहीं है, ठीक नहीं होगा अभी, क्योंकि ये वंशज का असर है। तो इसलिए जब किसी भी वंशज से आप जुड़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या क्या हो रहा है। इसी जगह पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप लोगों को पता है हर अपना अपना हर किसी का गोत्र होता है।
अपना अपना हर किसी का गोत्र होता है। आपका भी अपना कोई गोत्र है। जब आप लोग पूजा करते हो, कुछ भी नियम पाठ करते हो, तब वहां पे आपको पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है। तब हाँ बताते हो सर। गोत्र क्या है। गोत्र क्या है। ये चीज ना जानने के कारण बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम है लाइफ में। हम्म। या तो आप गोत्र बताओ ही मत, मेरा कोई गोत्र ही नहीं है, हम्म। अपने गोत्र से ही निकल जाओ। क्योंकि लोग गोत्र का नाम कहने के कारण बहुत लोग प्रॉब्लम में आते हैं। क्यों? यहाँ पे बहुत सारे दोष लग रहा है लोगों को। क्यों? गोत्र मतलब, गोत्र कोई ऐसा नहीं कि कोई कास्ट है, कोई धर्म है, नहीं। गोत्र जब हम लोग कहते हैं, सांडिल्य गोत्र, कश्यप गोत्र, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब ऋषि है, महर्षियों से है। और हर ऋषि अपने अपने एक कम्युनिटी को, वो अपने ज्ञान देके वो कम्युनिटी बनाया है। तो हम जो कहते हैं ना कि शांडिल्य गोत्र, मतलब आप शांडिल्य ऋषि से वंशज से आए हो। हमारे जितने भी वंशज है, मेरे मेरा जो है वो है शांडिल्य गोत्र। तो शांडिल्य ऋषि का गोत्र मतलब एंसेस्टर है हम लोग। अगर आप कह रहे हो ना कि मैं काश्यप गोत्र हूं, तो मतलब काश्यप ऋषि का गोत्र है, मतलब काश्यप ऋषि के वंशज से आए हो। अब यहाँ पे वो ऋषि का, उस ऋषि का जितने भी नियम कानून है वो सारा मानना है आपको। उसमें हर वो चीज पिन पॉइंट लिखा गया है कि अगर आपको अपने बॉडी को वॉश करना है तो किस तरीके से वॉश करना है। आपको अगर वेद का पाठ करना है तो कौन से वेद का पाठ करना है। आपको मंत्र जाप करना है तो कौन से मंत्र का जाप करना है। आपको खाना है तो किस से किस चीज को खा सकते हो, किस चीज को अवॉइड करना है। और हर ऋषि का अपना अपना नियम है। तो जैसे कि मैं शांडिल्य गोत्र से हूँ, शांडिल्य गोत्र का नियम क्या है कि शाम वेद, हमें शाम वेद पढ़ना है, हमें शाम वेद को अपने साथ रखना है, उसको फॉलो करके चलना है। शाम वेद, शाम वेद इज ऑल अबाउट लव, म्यूजिक, आर्ट। तो अब देखो हमारे जितने भी है, कोई आर्ट में नहीं है, कर रहा है बिजनेस, इसलिए लाइफ में हेडेक भी कम नहीं हो रहा है कुछ भी। हमें जाना चाहिए आर्ट एंड म्यूजिक में जाना चाहिए, ठीक है। और शांडिल्य गोदरेज का चीजें क्या है कि सबसे पहले जब आप अपने बॉडी को जब वॉश करने जाओगे, नहाने जाओगे, धोने जाओगे, सबसे पहले यू हैव टू वॉश योर लेग, लेफ्ट लेग। सब ऋषि का मुझे उतना पता नहीं, लिखा हुआ है सब कुछ, क्योंकि 5-6 साल से ये सब चीज पढ़ रहा हूं मैं। तो ये सब याद रहता भी नहीं है, सच बोलूं। मुझे एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी याद नहीं रहता है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं किताब खोल के पढ़ाता हूँ, क्योंकि इतना सारा चीज याद मेरा रहता नहीं है, क्योंकि मेरा मर्क्यूरी कॉम्बस्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो भी बोलना होता है, जो भी देखना है, वो देख के कहता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे से शांडिल्य गोत्र है। तो अगर आपने गोत्र बोल दिया ना, तो उसका मतलब आप उस ऋषि के वंशज हो। आप उस ऋषि का रूल फॉलो करो। आप नहीं कर रहे हो, सारे के सारे प्रॉब्लम फंसा हुआ है। या तो उस वंशज से निकल जाओ। मेरा कोई वंश है ही नहीं, मैं अकेला ही हूँ। गोत्र क्या, मेरा कोई गोत्र नहीं है, खत्म करो। अगर आप अपने पिताजी का नाम ले रहे हो ना, अपने नाम के साथ पिताजी का नाम जोड़ रहे हो ना, तो आपका बदनाम मतलब आपका पिताजी का बदनाम होना, आपके खानदान का बदनाम होना। आपका नाम होना मतलब आपके पिताजी का नाम होना। ये बात सच है कि नहीं? सब लोग कहते हैं कि नहीं ये बात? हाँ जी सर। जी सर। वही है कि जब हम लोग गोत्र कहते हैं ना, तो हम उस ऋषि को हमारे साथ लाते हैं, जिन्होंने, जिन ऋषि ने इतना महान एक हमारे पूरे जो सनातन धर्म है उसको बना के गया है, एक धरोहर को बना के गया है। आप देखो कितने कल्चर डाइवर्ट हो चुके हैं, कितने कल्चर। पारसी देखो, सारे के सारे पर्शियन खत्म, वहां पे सब जितने भी, आप देखो पार्शिया में क्या कौन से कल्चर के लोग रहते हैं अब। फारसी लोग कहाँ है? खत्म। क्यों? क्योंकि उनका धरोहर स्ट्रांग नहीं है। चाहे लोग कुछ भी कहे, लेकिन दैट्स अ फैक्ट। आज तक सिर्फ हिंदू ही धर्म है जिसको अभी तक पूरा खत्म नहीं कर सका, और कभी खत्म कर पाएगा भी नहीं। एट द एंड ऑफ, टिल द एंड ऑफ युग, दिस कलयुग, सनातन धर्म रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज बेस बहुत स्ट्रांग है। अब आजकल के जमाने के लड़का लड़की एक खराब कर रहा है, वो अलग चीज हो गया। अभी आज के लड़का लड़की दे थिंक दैट रोमिंग हियर एंड देयर विदाउट क्लोथ इज द फुलेस्ट थिंग। वो अपने लाइफ को बर्बाद कर रहा है। दे आर डिस्ट्रॉयड। उनके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, खत्म, बर्बाद। आप, वो कहते हैं ना कि आप खून गर्म है तो हर चीज मिल रहा है, जब खून थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तब असली खेल देखेंगे आप लोग इन लोगों का।
जब कोई सामने नहीं रहेगा, सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं रहेगा ना, तब अकेले बैठ के रोना पड़ेगा। और ये फैक्ट है। इसलिए गोत्र क्या है, उस गोत्र को जानिए। आप लोग गोत्र को पता है, लेकिन उसका नियम जानिए। आपका वेद कौन सा है? नॉर्मली हर कोई अपने घर में भगवत गीता लेके बैठा हुआ, और ये सही है, लेकिन रख के फायदा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें उस वेद को फॉलो करना पड़ेगा जिस ऋषि के वंशज से हम आ रहे हैं, और उस ऋषि का वेद क्या है, उस ऋषि का डेली रूटीन क्या है, उसका डिसिप्लिन क्या है, फूड कल्चर क्या है, वो सारा का सारा चीजें जो है हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमारे लाइफ में लाना पड़ेगा। इफ यू वांट दैट आवर नेक्स्ट, हमारा तो अभी देखिए, मैं जिस एज में हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है, बहुत कम एज में हूँ अभी मैं। लेकिन अभी जो है ना, जो 50-60 साल में आ गया, उनका तो अभी खत्म, अभी क्या कर सकता है? नहीं, अभी वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, व्हाट दे कैन डू, दे कैन टेक वन मोर स्टेप टू चेंज द जनरेशन, ताकि अपने जो आ रहे बच्चे जो है ना, उनको ये सब ज्ञान दो, ताकि वो जनरेशन को आगे ले जाए। और देखिए, सर इन सारे टॉपिक के ऊपर कभी कोई पॉडकास्ट में बात नहीं होता है, सब के सब घटिया बात करते हैं, नॉनसेंस बात करते हैं, नॉलेज का कोई बात होता नहीं। इसलिए मैं ये सारा चीज देखता नहीं हूँ। 2-3 चीज रील में कभी कभार आ गया तो आ गया, आपको भी नहीं देखना है, इसलिए आप ना किताबें पढ़िए। जी सर। मैंने किताबों के पीछे बहुत रुपए इन्वेस्ट कर दिया अभी तक, इसलिए मैं ऐसा आप लोगों को कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सब पढ़ा। ठीक है, जी सर। तो सर सर ऐसा कुछ लोग बताते हैं सर कि जिनका गोत्र जिनको पता नहीं रही वो लोग कश्यप गोत्र बता देते हाँ, हैं। वो कहता है कि जिनको भी कोई गोत्र पता नहीं है, उनसे कश्यप गोत्र ले सकता है वो। आप कश्यप गोत्र नहीं, आप कोई भी ले लो। अच्छा। आप कश्यप गोत्र लेके क्या करोगे, आप बताओ? अगर आप वो रूल को फॉलो ही नहीं करोगे तो। लोग नहीं कहते हैं ना मतलब कश्यप ऐसा गोत्र ले लो। चलन है जी हाँ हाँ। वही वही पूछ है ना, रहा हूँ वो सही है चलन है, गलत है। वो चलन है, उसको भी तो पता नहीं है, वो कर रहा है। अब देखो, जो कह रहा है वो भी तो वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। मैं तो सर तो यही सर अगर बोलता हूँ। कोई भी हाँ, गोत्र मान सकते हैं। कोई भी गोत्र मान सकते हो आप, किसी भी गोत्र को आप उसको अडॉप्ट कर फॉलो सकते करना हो। है बस ऐसा। बस एडॉप्ट करने के साथ साथ क्या है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस को जान लेना है, उसको फॉर्मूला को जान लेना है, उसका वेद क्या है वो जान लेना है, उसका डेली लाइफ रूटीन क्या जान लेना है, बस उसको फॉलो करो, बस हो गया, खत्म। सर अब अगर ठीक है सर। मायके का गोत्र पता है और ससुराल का गोत्र पता नहीं है तो ससुर मायके का गोत्र यूज कर सकते हैं। किसी भी गोत्र यूज करते हो, मायके यहाँ पे लेके कोई, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप गोत्र कोई भी यूज कर सकते हो, गोत्र ओनली शोज द लिनिएज। और सेम गोत्र में क्यों नहीं करने मना करता था पहले? क्योंकि सेम गोत्र में सेम कम्युनिटी होती है, सेम कम्युनिटी में शादी नहीं करा जाता है। हम्म। अब देखिए, आप गोत्र सेम होने दो ना, कि गोत्र का मतलब मैंने क्या बताया, ऋषि। अब बस ये देखो कि कहीं ना कहीं आपके खानदान का जो लिनिएज है, वो उस लड़के या लड़की का जो खानदान है वो एक नहीं होना चाहिए। वो रिसर्च करना है। गोत्र सेम हो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बताइए। आप तो किसी, हाँ, वो पहले के जमाने होते थे, क्यों बताइए? क्योंकि उस समय जो ऋषि जिस वंशज में होते थे ना, जिस ऋषि के अंदर होते ना, वो सेम फैमिली में होते थे, उसको सेम फैमिली माना जाता था। लेकिन अभी तो बहुत चेंज हो गया। अब ये कलयुग में वो चेंज हो गया, अब सेम फैमिली में है ही नहीं। आप समझ पा रहे हो ना? अब अगर जैसे देखिए, मेरा जो टाइटल हुआ है बोस, अगर आप बोस कहने जाओगे, तो मेरे बोस में जितने भी फैमिली मेंबर आते हैं वो मेरे फैमिली मेंबर है। लेकिन अब इतने सारे बोस टाइटल हो गया ना, कोलकाता में भी है, उसमें भी है, तो उसका फैमिली का जो लिनिएज है, मेरे फैमिली से कोई कनेक्शन है ही नहीं अभी। तो अब अगर मेरे खानदान में कोई है, वो अगर किसी भी कोलकाता रहने वाले बोस के से शादी कर ले तो क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मेरा मामा ने शादी किया जब, तो मेरे जो मामी, अभी जो मामी बना है, उनका भी टाइटल देवान जी था, दीवान जी। मेरे मामा का टाइटल भी दीवान जी। दोनों शादी कर ले, क्या हुआ? कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि उस समय नाना जी ने क्या करा, कि ये देखा कि जो लड़की का जो फैमिली है, कहीं ना कहीं क्या नाना जी के फैमिली के साथ लिंकेज है? उन्होंने देखा है कि नहीं है लिंकेज, दोनों पूरा सेपरेट है, तो शादी कर लिया। तो वही है, अभी के जमाने सेम गोत्र होके भी क्या है?
वो तो किसी भी एक फैमिली का हो सकता है, लेकिन पहले जमाने में ये था। क्यों था? क्योंकि वो गोत्र जिसमें था वो एक फैमिली मेंबर था, वो फैमिली के जैसा रहता था, क्योंकि वो आश्रम सिस्टम था। उस आश्रम में जितने भी व्यक्ति रहेंगे तो वो आश्रम में रहेंगे, ठीक है। लेकिन सेम कास्ट में शादी करा जाता था उस समय, वो अलग चीज था। अब तो क्या हो गया, अब उल्टा हो गया कि गोत्र अलग होना चाहिए, कास्ट सेम होना चाहिए। कास्ट सेम ना भी चले तो चल जाएगा, मतलब आजकल तो सब उलट पलट हो गया है। लेकिन कास्ट का मतलब क्या था? कास्ट का मतलब ये नहीं था कि वो जाति, कास्ट में था कि कर्म क्या करता था। अगले जमाने में उस समय सेम कास्ट में शादी करने का यही नियम था, ये प्रथा था, बिकॉज उस समय जो सोनार था वो सोनार का काम करता था। वो चाहते थे कि इसी फैमिली से कोई लड़की आए जो सोनार की फैमिली हो, ताकि इस चीजों को पकड़ के रह सके, ताकि डाइवर्ट ना हो जाए चीजें। कोई अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की फैमिली चाहती है कि वो इतना सारा चीजें है ना वो खत्म ना हो जाए। कारपेंटर है तो चाहते हैं वो कारपेंटर की फैमिली से ही लड़की को लाया जाए, ताकि जो हमारे जो सिस्टम चल रहा है उसको चेंज ना कर दे आके। अब आप देखो, आप जिस कल्चर से हो दूसरे कल्चर को लेके वो आपके कल्चर को सीख नहीं पाएगा, तो वहां पे एक डिविजन हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। तो अगले जमाने में वो था नहीं, पिछले जमाने में डिल्यूजन या अलग होना वो था नहीं। अभी कोई भी करे, अकेला रहे, क्या पता है क्या फायदा आज। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया। वो तो अगले जमाने में, पिछले जमाने में था ना कि नहीं न्यूक्लियर नहीं, सब लोग साथ में रहेंगे। तो अगर साथ में रहेंगे तो कल्चर में डाइवर्ट होकर कैसे चलेगा बताइए। अगर मान लीजिए मैं बंगाली हूँ, और बंगाली का आप लोगों को पता है कि उन लोगों का कल्चर किस तरह का होगा, क्या होगा। अब मैं साउथ इंडियन से एक लड़की को लाके शादी करूं तो वो उसका कल्चर बहुत अलग, तो वो फिट बैठेगा नहीं। तो क्या होगा, कल्चर डिवाइड हो जाएगा, कल्चर आगे जाके वो कल्चर खत्म ना हो जाए, इसीलिए वो सब उस समय रोका जाता था। अभी तो किसी को कल्चर से भी कोई मतलब नहीं, किसी को गोत्र से मतलब नहीं, किसी को मतलब अपने ऋषि का वंश से मतलब नहीं, कुल देवता कुल देवी को लेकर कोई मतलब नहीं। तो गया, तो हर ऋषि का अपना एक कुल देव होता है, कुल देवी होता है, जिसको हमें फॉलो करना होता था, वो भी गया आजकल। तो ये सारे सिस्टम खत्म हो गया अब। समझ पा रहे हैं ना आप लोग ये मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी सर, जी बिल्कुल। तो इसलिए ना आज आप लोगों का ये होमवर्क है, होमवर्क नहीं, ऐसा नहीं कुछ करके मुझे बताना है, नहीं कर बताना है। आज आप लोग ना थोड़ा यूट्यूब में सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, आप देखिए आपका गोत्र क्या है, वो गोत्र का सिस्टम क्या है, वो ऋषि क्या करते थे, उसका वेद क्या है, उसका डेली रूटीन क्या है, फूड हैबिट क्या है, बॉडी क्लीनिंग का प्रोसेस क्या है, वो एक प्रोसेस को दिखाओ, थोड़ा बहुत करना यूज करो। और अपने जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी उसको कहोगे तो वो मान लेगा, तो थोड़ा बहुत ये हैबिट उनको डाल दो, ताकि अभी से एक प्रोसेस चालू हो जाए कि वो दिन फिर से लौट आए। हाँ मॉडर्न हो, मॉडर्न, इसमें मॉडर्न के साथ क्या लेना देना। आप सोचिए लोग कहेंगे कि आज के मॉडर्न के जमाना, अरे अपना पाँव धोना है, पाँव धोने में मॉडर्न के साथ क्या रिलेशन, पाँव तो सबको धोना है। अगर धोना ही है तो उस प्रोसेस से धो। अब पढ़ना ही है, मैं तो पढ़ना ही है ना बुक, तो साथ में एक वेद पढ़ने में क्या जाता है। मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं ना इट्स 20th सेंचुरी, पीपल फॉलो, अरे 20th सेंचुरी से क्या लेना देना। 20th सेंचुरी में बच्चे क्या मुंह से पैदा हो रहे हैं क्या, कि 20th सेंचुरी आ गया अभी बच्चे मुंह से निकलेगा अभी। बच्चे तो वैसा ही पैदा हो रहा है ना जो एंशियंट टाइम से पैदा हो रहा है। तो सो आप देखो ना, ये सब जो डायलॉग मारते हैं ना कि वी आर मॉडर्न वेस्टर्न, वी आर इन 20th सेंचुरी, ऐसा लड़का या लड़की या जितने भी बुजुर्ग जो भी हो जो लेक्चर देते हैं ना, आप देखो उनके फैमिली लाइफ पूरा बर्बाद, उनके रिलेशन बर्बाद, उनका इमोशन बर्बाद। सिर्फ एक ही चीज है उनके पास, पैसा भर के, और कुछ नहीं है। मेनली आप बॉलीवुड वाले को देख लो, बाप को पता नहीं बेटा क्या कर रहा है, बेटे को पता नहीं बाप क्या कर रहा है। एक लड़की 10 के साथ शादी करेगा, एक लड़का 10 के साथ शादी करेगा, सर पैसा है। बॉलीवुड ही क्यों सर, आजकल तो सभी ऐसे ही हो गए, बहुत लोग ऐसे हो गए सर। नहीं मैं एग्जांपल दे जो हमारे आंखों फट से नजर आए हाँ, ना नहीं सर आजकल सब ऐसे हो गए। आपका हाँ आजकल ऐसे बोलते कि पहले एंजॉय करना है, अभी जिंदगी है तो एंजॉय करना, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद करो, कुछ बचेगा एंजॉय तब तो करो। देखेंगे।
करना चाहिए हाँ सर, एक enjoy लिमिट होती है करना ना चाहिए, कि लेकिन देयर प्रोसेस इज रॉन्ग। हम्म, करना चाहिए। एंजॉय का मतलब ये नहीं एंजॉय बोल रही, करना चाहिए, सही एंजॉय एंजॉय नहीं कर, करना चाहिए ना। हाँ एवरीवन शुड एंजॉय देयर पेरेंट्स को लाइफ। और देखना नहीं है, मतलब पेरेंट्स तो वही बोझ है, हो इनको गए एंजॉय का सबके मतलब लिए। पता है क्या, पता है, सबको छोड़ दो, अकेला मैं बढ़िया हूँ। सर आजकल लड़कियों का स्टेटमेंट कैसा होता है सर, पता है, हंसते हंसते बोलते हैं और उनकी माँ वे, मैंने देखा है कि आंटी आजकल हम ना ऐसे देखते हैं कि जैसे लड़का देखने गए ना, फर्स्ट देखते हैं उनकी मदर फादर की पिक्चर वॉल पे हैंग हो रही क्या। मैं वाह क्या बात, और वो भी मदर भी उनकी हंसती ही। मतलब मदर नहीं चाहिए, फादर नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, पैसे वाला चाहिए, तो माँ बाप की इनके फोटो दिमाग में ये कौन घुसा है, वॉल पे चाहिए। इनके सोचो दिमाग में मतलब ये कौन कितना घुसा है? गंद है सर। वो गंद घुसा कैसे? वो गंद इसलिए घुसा क्योंकि उस लड़की के मम्मी पिताजी या उस लड़के के मम्मी पिताजी ने उसको गाइड अच्छे से नहीं किया। क्या और ये पता सर, दैट्स ट्रू। मतलब हम लोग तो नहीं बोल नहीं, दे तो हमारी ये मम्मी ट्रू। थप्पड़ मार दे। हाँ यही तो इसीलिए तो आप ये ऐसा हो ना, इसीलिए तो मैं ऐसा हूँ। सर बट बहुत गलत कॉन्सेप्ट है सर आज का, मतलब बुढ़े माँ बाप कहाँ जाके मर जाएंगे बताइए। तो फिर अब तो अभी देखो, अभी भी कल भी मैं अपनी मम्मी से चमाट खा के आया हूँ। हाँ तो इसमें हम तो प्राउड फील करते हैं कि अरे हमारे माँ बाप आज हमको इतना अरे लायक, इतना अधिकार समझते हैं कि चलो मार जब सकते मम्मी हैं। सोचो, कि शादी करने के बाद भी बेटा को समझ रहा है वो मेरा ही है। हाँ तो ग्रेट है ना, अच्छी चीज है। अब मेरे को तो छोड़िए, मेरे मेरे वाइफ को भी मेरे मम्मी उसको डांटता है, ऐसे डांटता है जैसे कि वो अपने खुद का लड़की है। डांट के खिलाता है, डांट के उसको ये करता है, खाओ ये खाओ ऐसे करो। इसका मतलब कि मम्मी उसको भी अपना अधिकार में मान लिया, तो अच्छी बात है ना, अधिकार माना है उसको। हम्म। पता नहीं आजकल मुझे तो लड़कियों को माँ बाप ही नहीं चाहिए तो कहाँ जाएंगे, शर्म आना नहीं, चाहिए। वही गलत है क्योंकि ये माँ बाप ने उनको वो संस्कार नहीं दिया। दैट्स ट्रू, ये ट्रू है, सच बात मैं कह रहा हूँ, ये सच बात है। वहां पे मम्मी पिताजी को, मतलब इनका जो मम्मी पिताजी है उनको वहां पे बहुत बड़ा लूफोल हुआ है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। 100%, 100%। मम्मी पिताजी अगर ऐसा ना होता तो वो उसका बच्चा ऐसा कभी नहीं बनेगा। आप देखो, आप कहोगे मैंने तो उसको चोरी करना कभी नहीं सिखाया। चोरी करना नहीं सिखाया, लेकिन उसको चीजें कैसे देना है, कब देना है, किस तरीके से देना है, वो भी आपने मैनेज नहीं करा। या तो आप बहुत ज्यादा उसको लाड प्यार दे दे हो, और या तो बहुत ज्यादा उसको डांट चुके हो, आपको बैलेंस में नहीं करा वो चीज। बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस। स्ट्रेस डाल के, या तो बहुत ज्यादा खुला छोड़ दिया उसको। बहुत दुख होता है देखते हैं ना ये सब चीजें बाहर, तो बहुत गंदा लगता है। आजकल तो ये सच बात है, बहुत खराब हो गया चीजें। अभी देखो, एक चीज मैं बताऊं, सुनने में खराब लगेगा, दैट्स फैक्ट। ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, लेकिन आज थोड़ा बात निकला कि वीनस है ना, वीनस खुद को रिफ्लेक्ट आता है। अब देखिए, लड़की लोग जो है वो रूम के अंदर ड्रेस चेंज करता था पहले, कोई हम्म। देख ना ले, शर्म के मारे। अब ड्रेस चेंज करने से पहले पहले मोबाइल ओपन करके रखेगा, हाँ सर फिर अपने सही है। कपड़े खोलेंगे। सोचिए, मतलब हर जिस समय, चीज तो हर चीज तो इसमें हो जा रही सोशल मीडिया में, उनको ये नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम लोग। प्रेगनेंसी होएगी पहले मंथ, पहले डे, पहले लास्ट का पेट दिख। प्रेगनेंसी तो ऐसी चीज है, छुपाने की चीज है, उसको हाईलाइट हो रहा है आजकल तो। अब लोगों का लाइफ स्पॉइल हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है? देखिए, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने कल्चर, अपने जो तौर तरीके हैं उससे दूर हो रहे हैं। इसलिए हम्म। मैं कह रहा हूँ कि, अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता है ना, एटलीस्ट। तो आपको लोग बता रहा ना कि क्यों गोत्र मैं कहता हूँ, इस गोत्र को जानिए और ऋषि को जानिए, जो जिस ऋषि के वंश है। आप सोचिए ना कितना प्राउड, जब मैं कहता हूँ शांडिल्य गोत्र, जब आप कहेंगे कश्यप गोत्र, सोचिए आप उस ऋषि, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आई एम द रिप्रेजेंटर हाँ ऑफ शांडिल्य ऋषि। शांडिल्य जैसे ऋषि का हमारा मैं हमारा भारद्वाज गोत्र है, भारद्वाज। तो सोचिए भारद्वाज ऋषि का आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, हम्म। तो उस प्राउड से आप चीजें करो सर आजकल अपने। हम लोग कर भी ले तो पीछे वाले नहीं करे तो क्या करेंगे सर। अब मान नहीं लीजिए हम नहीं, बोलते हैं कि आप है ना पूजा कर रहे हो तो अच्छे कलर्स पहन लो, रेड ब्लू, रेड येलो ग्रीन ऑरेंज। बट आजकल का ट्रेंड है कि नहीं ब्लैक ही पहनना है, तो अब उसको कौन चेंज कर सकता है सर। नहीं नहीं, किसी को छोड़ के किसी को चेंज नहीं करना। एटलीस्ट हम अपने अपने अंदर जिसको भी, उसको तो मैं कर सकता हूँ।
हाँ कर सकते, बट आजकल सुनते अपने कहाँ सर कोई। अपने बच्चे को कह सकता हूँ कि ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अपने अगर हर कोई, मैं कह रहा हूँ ना, अब देखो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था गवर्नमेंट ने, हम्म। लेकिन सक्सेस अभी तक क्यों नहीं हो रहा पता है? क्योंकि हम्म। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है, और आप सोच रहे हो मैं पूरे देश का कैसे स्वच्छ रखूं, तो उसी चक्कर में कोई स्वच्छ नहीं रख रहा है। अब अगर ये कह देना लोग, मैं कह रहा हूं इस चीज को, कि स्वच्छ भारत अगर रखना है, किसी को कुछ नहीं करना है, वो बस इतना करे, अपने घर का जितना भी एरिया है, उस एरिया उसको के साफ करो। सामने जो रास्ता है उतना एरिया वो क्लीन करके रखे। सब अपने घर के सामने वाले रास्ते को उतना क्लीन करके रखे। तो आपने उतना किया, आपके पड़ोस वाले ने उसके बाद नेक्स्ट कर लिया, हम्म। तो ऐसे करके तो पूरा भारत का जितना भी घर सब जगह क्लीन हो जाएगा। अब कहते हैं कि स्वच्छ रखना चाहिए, आप सोच रहे हो मैं पूरा ब्रह्मांड का क्या स्वच्छ रखूं, पूरा इंडिया का मैं कैसे सकूं? तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फेंक के जा रहा है कुछ चीज, तो उससे फेंकते हुए देखे लोग कह रहे हैं ये कोई नहीं साफ कर रहा, तो मुझे क्या, वो भी फेंक के जा रहा है उस जगह। लेकिन वो सब छोड़ के अगर इतना कह दे कि जहां पे आपका ऑफिस है और जहां पे आपका घर है, उसके सामने वाले जितने भी एरिया है, जितना भी पोर्शन है, उतना पोर्शन को आप साफ रखो बस, ताकि आप जब दुकान से बाहर निकलो, या अपने ऑफिस से बाहर निकलो, या अपने घर से बाहर निकलो, आपको देखकर अच्छा लगे कि आपके सामने देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। तो हर कोई अगर इतना ही फॉलो कर लेना, तो इंडिया को एक ही दिन में सब साफ हो जाएगा, एक ही दिन में पूरा इंडिया स्वच्छ हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए, एक ही दिन में। इसलिए आप देखो, ये साउथ इंडिया में देखो, उठकर सबसे पहले अपने घर के बाहर वाले एरिया को साफ करेगा, और वहां पे रंगोली बनाएगा। तो वो पूरा, वो जो एरिया है, वो पूरा एरिया कितना कितना बढ़िया है देखो, वो पूरा एरिया कितना साफ सुथरा लगता है। और सबसे बढ़िया तो वो देख लो, अगर एग्जांपल लेना है तो आप लोग यूट्यूब में देख लेना, शिलोंग में एक जगह है, माओलिंगलोंग, माओलिंगलोंग, ये जगह है एशियस क्लीनेस्ट विलेज। मैं घूम के भी आया हूँ, बहुत सुंदर है। वो कैसे चीजें ठीक करता है, कैसे साफ रखता है, फॉर्मूला क्या है उन लोगों का, सिस्टम क्या है, वो सब देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीनस जहां पर भी बैठेगा, वीनस आपके कुंडली में जिस घर में बैठेगा, उस घर में आप देखना, उस घर का जो भी बॉडी पार्ट होगा आपके बॉडी में, वहां पे चोट का निशान होगा। इसीलिए अगर किसी के कुंडली में वीनस जिस भी घर में देखो, तो उसको आगाह कर दो कि थोड़ा संभाल के रहना, तुम्हारे बॉडी के इस पार्ट में तुमको चोट लगेगा ही लगेगा। और ये कम एज में ही लग जाता है उस जगह चोट, आप देखना। अब देखो कोई बच्चा होता है छोटे में गिर कर अपने मुंह बहुत खराब से वो चोट लगा लेता है, तो फर्स्ट हाउस में वीनस होगा। कोई पैरों में बहुत खराब चोट लगा लेता है, तो अब देखो सेवेंथ टेंथ हाउस में वीनस होगा, 11th हाउस में वीनस होगा। चोट आएगा ही आएगा जिस घर में वीनस बैठेगा, स्टिचेस आएगा, टाके लगेगा। सर 12th हाउस में तो कहाँ पे आएगा? हाँ जी, 12th हाउस में सर कहाँ पे आएगा चोट का निशान? 12th हाउस, 12th हाउस, जी सर हाँ, 12th बराबर। हाउस पाँव फुट, पाँव फुट में। मेरे ओके मेरे भी सर, ट्वेल्थ ओके। हाउस मेरे भी 12th हाउस में वीनस है। मेरे मेरे ओके। स्कूल के टाइम में मेरे हाथ से केची होता ना, केची, लोहे का केची आता था उस समय, मोटा मोटा, वो ऊपर से गिर जी के पाँव पाँव में पूरा गड़ गया था, और ऐसे केची खराब हुआ था गिर के, सोचिए। जी सर। सर सेवेंथ सर हाउस मैं होगी तो ओवरीज वगैरह कहीं। हाँ, ओवरिश में आ जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ ओवरिश में प्रॉब्लम होगा, या तो आपको गाइनो रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू दे सकता है, या तो आप देखोगे कहीं ना कहीं से आप जो प्राइवेट पार्ट होता है, वहां पे कुछ ना कुछ थोड़ा तकलीफें होगा। और एट्थ में रहा तो सर, तब भी एथ में प्राइवेट आएगा पार्ट। तो एथ में आएगा तो एनस, एथ में आएगा तो एनस। ठीक।
7th हाउस जो है वो फ्रंट वाले आते हैं आपके प्राइवेट पार्ट में, और 8th हाउस जो होता है वो पीछे वाले का प्राइवेट पार्ट में आता है। ओके सर। सर मेरा भी सर 12th में है सर, मेरे पैर में भी है सर, चोट लगा हुआ है सर पहले। हाँ वो लगेगा, और अच्छी तरह से लगेगा ताकि वो निशान बैठ जाए। हाँ सर, मैं बाइक से गिर गया था, वो लगा हुआ है अभी पकड़। हाँ सर चलिए 7th आगे हाउस बढ़ते या हैं। 8th हाउस सिजरिन भी दे सकता है क्या सर? सिजरिन बच्चे वो भी काउंट होता है? सीजरिंग बच्चे जो है ना वो हो सकता है, सीजरिंग हो 7th हाउस में, अगर वीनस हो सीजरिंग बच्चे हो सकता है। लेकिन सीजरिंग के लिए और बहुत कुछ देखना होता है, कि जैसे कि आप देखो, अगर आपका जो बच्चे का हाउस है 5th हाउस, वो केटी में आप लोगों को सिखाएंगे। वो अगर 4 वो अगर कहीं से भी आपको 4-8 या तो 4-12 ऐसा हाउस शो करे, तो ये आपको मेडिकल इंटरवेंशन से ही होगा। ओके सर। केपी क्लास कब से स्टार्ट होगी, मतलब केपी का कब से स्टार्ट होगा? ये वेडिंग खत्म होने के बाद। एक्चुअली 2-4 दिन थोड़ा ना मैं बिजी हूँ सर, कल से नहीं अटेंड कर पाऊंगी, 3-4 दिन चलेगा ना? अच्छा, तीसरा दिन तो वैदिक चलेगा। वैदिक के बाद आप लोगों को दशा सिखाएंगे। दशा, दशा ठीक। लगन टेकिंग टेक्निक एंड दशा पद्धति, जैसे के दशा प्रवेश पद्धति, ये सिखाएंगे। उसके बाद आप लोगों को सिखाएंगे नवतर चक्र पद्धति। उसके बाद केपी में जाएंगे, क्योंकि दशा कंप्लीट होने के बाद की केपी में सब खेल दशा से ही होगा और हाउसेस से होगा। ओके सर। जी। सर उसके बाद अगर अगर जी। मान लीजिए आपके वैदिक में अगर ये ऐसा रहे कि आपका प्रत्यारी तारा, वो जो नवचक्र पद्धति होता है, नवतारा चक्र पद्धति, आपका वो हम्म, तारा इज नॉट गुड, प्रत्यारी तारा या नैधान तारा या ऐसा कुछ आ रहा है, और आपके केपी में उस प्लैनेट के अच्छे, मतलब अच्छे कोऑर्डिनेशन आ रहे, 6-8-12 नहीं आ रहा है, तो वो अभी कैसे देखिए, कॉन्ट्रडिक्ट? अभी देखिए, यही तो सिखाएंगे। अभी नहीं, इतना इजी नहीं ओके। है। आपने सोचा ना जो पत्तियारी है वो अच्छा नहीं है, तो हम्म। आपने देखा कि पत्तियारी का दशा चल रहा है, तो अभी रिजल्ट अच्छा हाँ। नहीं आ सकता है। लेकिन आप देखे हो कि उसका जो हाउस है वो भी अच्छे हाउस दे रहा है, फिर भी आप क्या कहोगे? लेकिन हम्म। वैसा नहीं होता है। यहाँ पे मैंने एक बार कहा है, हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लौट देता है। तो अगर पत्तियारी चल भी रहा है, तो पत्तियारी का कोई प्रॉब्लम नहीं देगा जब तक उसका नक्षत्र लॉर्ड पत्तियारी ना हो जाए। तो ओके। इसमें अभी मत घुसे, अभी मत घुसिए, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। उसको आने ठीक है दीजिए, सर। बाद में पहले ये सीख लीजिए, वो बहुत कॉम्प्लिकेट। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसके बाद आपको दशा सिखाएंगे। दशा टेक्निक, दशा सिखाएंगे। दशा सिखाने के बाद उसमें नवतर चक्र पद्धति को लाएंगे। उसके बाद हम लोग केपी में जाएंगे। ठीक है सर। और मेडिकल है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वो केपी से ही सीखेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और वास्तु भी केपी से ही? वास्तु भी केपी से ही, क्योंकि वास्तु मतलब कैस्ट्रो वास्तु। हाँ, एस्ट्रो वास्तु मतलब। क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजर है, जनरल चीजों को हम लोग बिलीव नहीं करते। जनरल ट्रीटमेंट, जनरल रेमेडी हम लोग बिलीव नहीं करते। ओके। हम लोग एस्ट्रो वास्तु करेंगे। हाँ, उसमें हाउसेस का वास्तु थोड़ा बहुत इंक्लूड रहेगा। उसमें क्या है कि कैसे आपका डायरेक्शन देखा जाता है, डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है, कैसे सेंटर पॉइंट लिया जाए, वो सारा सिखाएंगे। वो तो सीखना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। लेकिन उसके साथ साथ वहां पे आपको ये दिया जाएगा, मतलब कि थोड़ा बहुत वास्तु एक्चुअली होता क्या है, कट एरिया क्या होता है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन एरिया क्या होता है, वो सारा चीज सिखाएंगे। वो 4-5 क्लास होगा। मेन एस्ट्रो वास्तु मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। चलिए। चलिए, देखिए एक चीज है कि अगर शुक्र लगन में हो ना, तो ऐसे व्यक्ति ना, मतलब चीजें आप लोग को, देखिए मैं बहुत शब्दों को ब्लंटली बोलने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चीजें नहीं समझेंगे तो फिर आप रेमेडी दे नहीं दे पाएंगे।
तो अगर वीनस फर्स्ट हाउस में हो ना, ऐसे व्यक्ति क्या होता है, उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर की कमी हो जाता है, उसके वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है बॉडी में, और उसका स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। ये इशू देखा गया है जिनके फर्स्ट हाउस में वीनस होता है। तो अगर कोई व्यक्ति वीनस फर्स्ट हाउस में लेके बैठा है तो ज्यादा लेट करके मैरिज ना करे, क्योंकि ज्यादा लेट करके मैरिज करेंगे तो क्या होगा, उसमें वो सेक्सुअल का डिजायर भी खत्म हो जाएगा, स्पर्म स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, रिलेशन फिजिकल रिलेशन अच्छी तरह से नहीं बनेगा, और वहां पे बच्चे फिर ना होने का भी एक खतरा हो जाएगा। ठीक है। अब कुत्ते जानवर भी काट लेते हैं वीनस फर्स्ट हाउस वाले, अब देखिएगा, इनको कुत्ते जानवर भी काट लेते हैं अगर किसी का वीनस फर्स्ट हाउस में है तो। ठीक है। लेकिन हाँ, ड्रेस पूरा अच्छी तरह से ड्रेसअप करेंगे, वेल ड्रेस्ड, वेल मेंटेन्ड सारा करेंगे तो। अब वीनस के खूबसूरती मतलब वो है ना, तो ये ना पोएट पोएट बनना, लिखना, कवि बनना, इनका बहुत अच्छा शौक होता है। बहुत सुंदर लिखता है, बहुत सुंदर कविता लिखता है, गाल पे डिंपल रहेगा, सुंदर देखता होगा फेस। मतलब आप ब्यूटी को लगा दो उस फर्स्ट हाउस वाले को, बॉडी में एनर्जी, ग्रेसफुल पर्सन होगा, बॉडी में एनर्जी रहेगा। ठीक है। हाँ, सेक्सुअल इन फील्ड मतलब सेक्सुअल चीजों में ज्यादा इंक्लाइंड होगा, उसमें बहुत मन होगा, लेकिन धीरे 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 वो चीज बहुत कम हो जाता है। ठीक है। और कम ना हो, लेकिन उसमें क्या होता है, बॉडी में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो इसलिए इस हिसाब से उनको रेमेडी भी दिया जाता है। सर ये फीमेल में भी ऐसा होता है केवल मेल में? फीमेल में भी होता है। अब अगर किसी ओके। के सेवेंथ हाउस में वीनस होना, देखो उसका मैरिज बहुत जल्दी हो जाता है, शनि होना थोड़ा लेट होता है। अब ये होता है, ये 100% श्योर नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि शनि सेवेंथ हाउस में है तो बहुत जल्दी मैरिज कर लेता है, देखा है। लेकिन शनि जल्दी वाले मैरिज करते हैं ना, उसके मैरिज लाइफ में ना एक लंबा जो लाइफ होता है ना, बहुत ही खराब जाता है। झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, या मतलब बर्बाद जाता है। इसलिए शनि वो सेवेंथ हाउस वाले को हिदायत दी जाती है कि वो लेट मैरिज ही करे, ताकि वो थोड़ा मैच्योर हो जाए रिलेशन को लेकर, क्योंकि शनि मैच्योरनेस का कारक है। तो मैच्योर ग्रह जहां पे भी बैठेंगे ना, वहां पे आपसे मैच्योरिटी मांगेगा। इसलिए कहता है कि वेयर शनि इज सिटिंग, यू शुड फॉलो ऑल द डिसिप्लिन। सर मैंने जहां एक पे भी चार्ट शनि, देखा है, जी एक चार्ट देखा है जहाँ पे शनि सेवेंथ में है, जी, उन्होंने बहुत अर्ली मैरिज कर ली। तो हाँ उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो मारपीट वगैरह तो कुछ नहीं होता, बट वो वाइफ उनकी जो है ना, वो बहुत इमेच्योर है, बहुत मतलब बचकानी हरकत है कि मतलब आप उसको, हाँ, अब उनको रिग्रेट होता है कि क्या शादी कर ली मैंने। हाँ, ये क्यों हुआ, क्योंकि वो शनि मैच्योरिटी मांग रहा है, आपने मैच्योरिटी हाँ लिया नहीं है। आप वो देखिए, हाँ। वो अभी देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। वो कंप्लेन कर रहा है ना कि शायद उसका हम्म। वाइफ जो है बहुत ही इमेच्योर्ड है। अब मैं यहाँ पे एक चीज हम्म। अगर मैं बताऊं, उसका वाइफ इमेच्योर्ड नहीं है, खुद इमेच्योर्ड है। अगर तुम अच्छा मैच्योर्ड हो, इफ यू आर मैच्योर्ड, देन हैंडल इट मैच्योर्डली। हाँ, वो बच्चा एक्सेप्ट करो और उसको उसी हिसाब से ट्रीट करो। तुम तो मैच्योर्ड हो ना। नहीं, हमेशा लोगों को हैंडल तो कंफ्यूज करते, कर रहे हैं। हैंडल करते हैं, बट हम्म, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको लगता है हैंडल तो बहुत अच्छे से करते हैं। वही तो मैं बस बोल रही हूँ, ओके। मारपीट कुछ नहीं है, बट वो हाँ जी, वाइफ इतनी इमेच्योर है ना कि हम लोग को ही लगता है भाई ये क्या कर लिया इस। हाँ जी। तो ये शनि सेवेंथ हाउस वाले को देता है। अगर वो हैंडल कर रहा है तो ठीक, लेकिन क्या है, वो हैंडल कर शनि रहे हैं, वाले, हैंडल कर रहे हैं। अगर वही शनि सेवेंथ हाउस वाले के साथ ऐसे ही होता है। अगर अब देखो, सेकंड हाउस में सेवेंथ हाउस में शनि हो या ना हो, चाहे वहां पे शनि का राशि हो, फिर भी अब देखो, मेरे शनि का राशि है, मेरे सिंह लगन है, मेरे टेंथ हाउस में 11th राशि है, तो मेरे मैरिज भी हुआ एट द एज ऑफ 32। अच्छा। ठीक है। हाँ, मतलब अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी मेरा 33 ही चल रहा है।
एज। तो यही है। और वीनस अगर फर्स्ट हाउस सेवेंथ हाउस में तो जल्दी मैरिज होगा। अब देखो मेरे सेवेंथ हाउस में तो मेरे लेट हुआ, मेरे वाइफ के चार्ट में सेवेंथ हाउस में वीनस है, तो उनके एज बहुत कम है। बहुत कम मतलब ये नहीं कि वो नाबालिग है, ऐसा नहीं कि वो 20-21 साल का, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, वो बहुत उनके उस हिसाब से वो बहुत जल्दी मैरिज कर लिया मेरे से। यही है, यही फैक्ट है। किस है क्लास फाइव से तो टाइम लगो क्या क्लास टाइम लगो না 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 টাইম লাগো ছয়টা 15 ছয়টা 15 তো ক্লাস চলবো তারপর তো অ্যাপয়েন্টমেন্টে আছে দেখ না বাবার দেখ। আচ্ছা ওই তখন যে রঞ্জনের পাঠাইছিল ওটা ওটা অর্ডার করে দেন, দেখছি ওটা ঠিক আছে। তাহলে অর্ডার দিয়ে দিতে পারে, দেখছি ওটা ঠিক আছে, ওটা অর্ডার দিয়ে দেয়। এটা হ্যাঁ অফ কর ক্লাস চলতেছে। ठीक है। और एक चीज क्या है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वीनस फर्स्ट हाउस में एक प्रॉब्लम क्या है, शादी के बाद भी, शादी के आगे भी इनका अफेयर रह सकता है। रह सकता है मैंने कहा, रहेगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, किसी का रहता ही है। अगर उस सेंस में देखोगे तो सबका रहता है। कैसे कैसे मैं बता दूंगा। अट्रैक्टिव है ना वो, अगर ना भी चाहिए तो अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो शादी से पहले भी उनके पीछे ही चीजें रहते ही होंगे, शादी के बाद भी। अगर लड़का है कहीं पे जॉब करता है तो वहां का ऑफिस वाली लड़की इनको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, इनसे बात करने की कोशिश करेगा, और वाइफ को लगेगा कि ये कुछ डाउटफुल है। ये होता है, ठीक है। और जहां पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लिया, बस। अब देखो कोई करता है वो अलग चीज है, उसको तो लाइफ ही खराब है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा आगाह कर देना है, नहीं तो मैरिड लाइफ को इशू लगा देता है ऐसे। तो वीनस फर्स्ट हाउस वाले में क्या होता है कि थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ का इशू लगा देते हैं, क्योंकि ये पे डाउट डाल देते हैं चीजें, ठीक है। तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं। मैंने वीनस के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बहुत आज मतलब ऑफ ट्रैक हो गया था चीजें जानने के लिए। तो यहाँ पे खत्म करते हैं। फर्स्ट हाउस और वीनस क्या है सबको आपको एक्सप्लेन कर दिया। कल कंप्लीट पूरा सेकेंड हाउस से पूरा 12th हाउस एक बार में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो कुछ डाउट है? नहीं सर। सबका सर डाउट, कुछ डाउट? हाँ जी। नहीं सर नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए। तो फिर आज यहाँ पे खत्म करते हैं। कल पूरा 7 का 12 का ऑल हाउस वीनस का एक बार में खत्म कर देंगे। जी सर। जी, चलिए सबको आज के लिए जी जय सर। श्री कृष्णा, गुड नाइट। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी।